हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएसपी सिंप्लीफाइड। एंड लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एडिटोरियल वाले सेगमेंट से बिहार तथ्य संग्रह जो उनकी बुक है उससे हम लोगों ने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पार्ट को ब्रेक डाउन किया था। उसमें एडिटिवली मैंने और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए हैं जो कि बहुत एग्जाम के लिए आपके लिए क्रूशियल होगा। जो सिर्फ मैंने 2-3 बुक्स को यूज़ करके उसमें कंडेंस करके रखा था वो मैं उसमें बोल दिया हूँ। अगर आपको लगता है वो फैक्ट्स एंड फिगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप 1-2 बार सुन के उसको नोट्स बना लेना, ठीक है। लेकिन हाँ, कोशिश करना कि आप उसको अच्छे तरीके से याद करके एग्ज़ाम में जाना। वो जो फैक्ट्स है वो मैं 2-3 बुक यूज़ करता हूँ, इम्तियाज़ अहमद, क्राउन हो गया है, फिर नो योर स्टेट बिहार, तो उससे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर को मैंने एडिटिवली ऐड कर दिया था। स्टार्ट करते हैं आज की जो वीडियो है। उसमें हम लोग एडिटोरियल बिहार वाले सेगमेंट में बिहार के जियोग्राफी को समझेंगे। बिहार के जियोग्राफी कभी कभी बिहार के लिए बहुत ही बून है, लेकिन कभी कभी बहुत ही ज़्यादा कर्स है। कर्स इन द सेंस, आपको पता है बिहार में फ्लड बहुत फ्रिक्वेंटली आती है। नदियाँ जो हैं वो रास्ते बदल बदल के अपने पाथ को ट्रेस करती हैं। इससे क्या होता है, बिहार बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है, जिस वजह से बिहार की जो स्थिति होती है, नॉर्थ बिहार खास करके, बहुत ही ज़्यादा बेकार कंडीशन में चली जाती है। इससे बहुत ही ज़्यादा जो जनजीवन होता है वो बहुत ही एक्सेस वे में प्रभावित होता है। हमारे बिहार के ज्योग्राफिकल कंडीशन में हमारे बिहार की इकोनॉमिकल कंडीशन के डाउनग्रेड होने का सबसे बड़ा कारण एक ये भी है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, बट विथ ऑल द होप कि आगे इन चीज़ों पे हम लोग कुछ ना कुछ काम करेंगे। जैसे कोसी मेची लिंक वाला काम चल रहा है, ठीक है। रिवर का जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट होता है वो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उस पर जो इकोनॉमिकल स्ट्रेन होते हैं उसके साथ साथ आपको कुछ ना कुछ जियोग्राफिकल फैक्टर्स को भी समझना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप एक डैम बनाते हो, कहीं पे भी डैम बनाना ठीक है, अच्छी बात है, डैम आपने बना दिया है, लेकिन क्या आपको पता है उस डैम बनाने से जो रिवर्स की फ्लो रुक रही है उसमें आसपास के गांव भी फ्लडेड होते हैं। सिल्टिंग होता है उसके बेस पे, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लड आता है आसपास के गांव में। तो जो लोकल्स होते हैं उनको रिस्टोर करना पड़ता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी लोकेशंस पे, ठीक है। और भी डैम्स के जो चेक डैम्स बनते हैं उसके बहुत सारी चीज़ों को देखा गया है। तो आप ऐसा डायरेक्टली किसी चीज़ को लिंक करके, जैसे मैंने कोसी मेची लिंक की बात कही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक डायरेक्ट सॉल्यूशन है। लोग कहते हैं क्यों नहीं कर देते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए नॉर्थ बिहार की हम बात कर लें तो वहाँ फ्लड बहुत आता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर साउथ बिहार की बात कर ले तो यहाँ ड्रॉट भी आता है, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन ये बनता है कि क्यों नहीं हम लोग नॉर्थ बिहार के जो पेरिनल रिवर्स हैं उसको लिंक करके साउथ बिहार तक वाटर को पहुँचा दें। बट ये क्या ये इतना आसान है? क्या सेंटर एंड स्टेट के बीच में कोई इससे टसल चलता है? क्या स्टेट का डिमांड काफ़ी ज़्यादा इसके ही लिए सेंटर से रहता है हमेशा? क्या स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा होता है, क्या नीतीश कुमार जो हर बार मांगते हैं, क्या वो इस चीज़ से भी इंस्पायर्ड है? चीज़ों को समझेंगे, लेकिन पहले हम लोग बिहार के भौगोलिक संरचना को एक एक चीज़ करके समझते हैं, ठीक है। इस वीडियो को मैं कम से कम टाइम में लेके बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन हाँ, मैं ये आपको बता देता हूँ, अगर आप इसको करके चले जाओगे आपका बिहार की ज्योग्राफी में एक भी पोर्शन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द बिहार ज्योग्राफी। आई एम यूजिंग एडिटोरियल बिहार तथ्य संग्रह। तो बिहार के भूगोल का स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर हम लोग बिहार के इंडिया के सिचुएशन में बात करें तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में सिचुएटेड है हमारा प्यारा बिहार। इसकी जो जियोग्राफिकल एरिया है वो आपको 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है ऑलरेडी बीपीएससी एग्ज़ाम में। ये इसका जियोग्राफिकल एरिया है कंप्लीट, जो कि बिहार को 12वीं लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बनाता है, 12th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बनाता है। और साथ में ही जो बिहार का एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया, वो 2.86% है टोटल हमारे जियोग्राफिकल एरिया ऑफ आवर कंट्री। हमारे भारत का जियोग्राफिकल एरिया में बात करें तो 2.86% कवर करता है बिहार। बिहार के भौगोलिक रूप में एक मैदानी राज्य है, आपको पता है, प्लेन ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। समृद्ध इन द कॉन्टेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दिस, बट एज ऑफ नाउ वी एक्सेप्ट दिस। यह नेपाल के तराई क्षेत्र में से विंध्यन पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। किस तरीके से जो बिहार का, जैसे ये बिहार है, ठीक है, किस तरीके से नेपाल के पहाड़ियों के तराई में से ये विंध्यन पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र से विस्तृत है, इसको हम लोग समझेंगे एक एक करके, ठीक है। और बिहार जो है वो ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का। चलिए अब हम लोग बिहार के भौतिक विभाजन को समझते हैं एक एक करके।
अगर हम लोग बिहार के भौतिक विभाजन की बात करें तो पर्वतीय, तराई क्षेत्र, ठीक है, मैदान एंड पठार, ये तीनों से कंप्राइज होता है बिहार का जियोग्राफिकल एक्सपेंशन। अगर हम लोग बात करें पर्वतीय या फिर तराई रीजन का, तो उसमें कौन कौन सी श्रेणी आती है? सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर हिल, रामनगर दून, दून घाटी, ठीक है। अगर हम लोग मैदान की बात कर लें तो उसमें उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान, नदर्न पार्ट ऑफ द गंगास एंड सदर्न पार्ट ऑफ द गंगास। फिर पठार की बात कर लें हम लोग तो धारवाड़ चट्टाने एंड विंध्यन चट्टाने, ठीक है। ये बेसिक क्लासिफिकेशन है। अगर हम लोग ज्योग्राफिकल लोकेशंस की बात करें बिहार की, ठीक है, कोऑर्डिनेट होता है। अगर बिहार के लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन की बात करें तो अगर हम लोग देखते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन के कॉन्टेक्स्ट में तो 24 डिग्री 21 मिनट्स 10 सेकेंड नॉर्थ टू 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ, ये लैटिट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको याद नहीं होता है तो ये ध्यान रखिएगा 24 से 27 ऐसे मूव कर रहा है बिहार का लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन। अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंस जो है वो, एक चीज़ आप समझिएगा, वो वैरी करता है लगभग 24 से 27। अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो वो आपको 83 डिग्री से लेके 88 डिग्री तक मूव करेगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन भी 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से कहाँ से कहाँ तक 88 डिग्री 17 मिनट एंड 40 सेकेंड ईस्ट। हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं इसलिए ईस्ट कह रहे हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग ग्लोब पे बात करते हैं, कंप्लीट ग्लोब पे, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ये फॉल करता है। देखिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाऊँगा, ज्योग्राफिकल पार्ट हम लोग नहीं पढ़ रहे, हम लोग बिहार पे फोकस ज़्यादा रखना है, ठीक है। बिहार जो है वो लैंडलॉक्ड स्टेट है। लैंडलॉक्ड कहने का मतलब वो किसी भी सी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। किस किस से कनेक्टेड है? सराउंडेड किस किस से है? नेपाल इन द नॉर्थ। चलिए नेपाल, मैं इस मैप के थ्रू आपको दिखाता हूँ, एक अच्छा सा मैप इसमें दिया होगा शायद, एक मिनट, हाँ, नेपाल इन द नॉर्थ, ठीक है। उत्तर प्रदेश इन द वेस्ट, झारखंड इन द साउथ, झारखंड इन द साउथ, यूपी इन द वेस्ट एंड वेस्ट बंगाल इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट। क्लियर है? अब इसकी जो शेप है ना उसको रेक्टेंगुलर मानते हैं, तो ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का है। बिहार की शेप याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें इसके विड्थ की और इसके लेंथ की, तो जो इसकी विड्थ है ना वो विड्थ वाइज ये ज़्यादा एक्सपेंडेड है। अगर विड्थ की बात करते हैं, मान लीजिए विड्थ की, तो विड्थ इसकी है 483 किलोमीटर, ठीक है। और अगर लेंथ की बात कर लें हम लोग, तो लेंथ जो है वो विड्थ के कंपैरिजन में कम है, और वो कितना है 345 किलोमीटर। देखिए ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें थी। अगर हम लोग बात करें, शेप रेक्टेंगुलर है और 483 किलोमीटर विड्थ है वेस्ट टू ईस्ट एंड 345 किलोमीटर लेंथ है नॉर्थ से साउथ, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो अगर बिहार की बात करें तो बिहार, ये जो दे रखा है भौतिक विभाजन, उसको समझते हैं किस तरीके से। देखिए बिहार के बीचों बीच गंगा रिवर, ठीक है। अभी हम लोग रिवर्स को नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन बिहार के फिजिकल डिविजन्स को पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफिकल डिविजन्स को पढ़ रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। फिर अगर हम लोग देखते हैं, एक होता है पर्वतीय एवं तराई रीजन, ठीक है। उसमें सोमेश्वर हिल, सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी, रामनगर दून आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे, ये हो गया दक्षिण का पठारी क्षेत्र, ठीक है, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। यहाँ पे गंगा कोसी दोआब हो जाएगा। दोआब कहने का मतलब दो रिवर के बीच का प्लेन
ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखिए हम लोग बात करते हैं पर्वतीय तराई रीजन का। पर्वतीय तराई क्षेत्र की बात करें, बिहार के उत्तर पश्चिम भाग की बात करेंगे तो हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्र लगभग 932 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर हम लोग उस पर्वत तराई क्षेत्र की बात करें तो इसका मुख्य विस्तार पश्चिम चंपारण जिले में है। इसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। अब देखिए जो हिमालयन रीजन वाला पार्ट है वो जो है वो 3 भाग में खास करके, तो जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है ना पर्वतीय और तराई रीजन का, वो आपको वेस्ट चंपारण में फॉल करता है। ठीक है, वेस्ट चंपारण में फॉल करता है। इसको 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? एक है आपको सोमेश्वर की श्रेणी, दूसरा है रामनगर दून, तीसरा है दून घाटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के परस्पेक्ट से, सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी। अगर सोमेश्वर श्रेणी की बात करें तो त्रिवेणी संगम का पर यह नेपाल एवं बिहार की सीमा निर्धारित करता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 874 मीटर है। यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। सोमेश्वर हिल जो है ना वो बिहार की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हाइट जो है 874 मीटर है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। तो सोमेश्वर हिल का हो गया। सोमेश्वर हिल का जो रीज़न है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें सेकंड रामनगर दून की, इसका विस्तार हरहा नदी घाटी में है। इस क्षेत्र के अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। तो रामनगर दून वाला जो रीजन है, दून रीजन जो है उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो 240 मीटर तक ही है। इसी में तीसरी जो लेयर है, फर्स्ट लेयर हो गई सोमेश्वर श्रेणी, जिसमें सोमेश्वर की पहाड़ी सबसे ऊंची है, 874 मीटर की है। रामनगर दून जो है उसकी में जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वो 240 मीटर की है। तीसरी जो लेयर है, पहले हो गया ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, तीसरी जो है वो दून घाटी है। उसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच में है। ठीक है, इस घाटी को हरहा नदी की घाटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार मैप पे चल के इसको देख लेते हैं। सोमेश्वर श्रेणी ये हो गया, दून घाटी ये हो गया, रामनगर दून ये हो गया। दून घाटी जो है ना वो सोमेश्वर हिल एंड रामनगर दून के बीच में पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर, अभी हम लोगों ने पर्वतीय एवं तराई रीजन को समझ लिया, पर्वतीय एवं तराई रीजन को समझ लिया। अब हम लोग बात करेंगे मैदान की, प्लेन्स की बात करेंगे। मैदानी क्षेत्र की अगर बात करें तो बिहार के कुल भूभाग का 96% जो है वो मैदानी क्षेत्र है। इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। ठीक है, देखिए बेसिकली क्या होता है, जब रिवर चलती है ना हिमालयंस फुटहिल से, तो वो बहुत सारे जो माउंटेन्स होते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े को लेके चलती है साथ में। जब वो छोटे छोटे टुकड़े जब किलोमीटर्स मतलब थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स को ट्रैवल करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स को, तो धीरे धीरे ग्रेवल्स में बन जाते हैं। ग्रेवल्स धीरे धीरे क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरीके से प्लेन का फॉर्मेशन होता है, वो लेकर के आती हैं हिली रीजन से और उसको प्लेन में डंप करती हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग मैदानी भाग की बात करें तो बिहार का मैदान जो है वो 96% पूरा मैदानी है। और मैदानी भाग का निर्माण बेसिकली अगर हम लोग देखें तो गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं उसके हेल्प से हुआ है। इस मैदान के मध्य में गंगा नदी बहती है, बीच मिडल में गंगा नदी बहती है। गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर इसे 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। मतलब अगर हम लोग बिहार को देखें, ठीक है, बिहार को देखते हैं, चलिए रफ मैप है, तो गंगा जो है वो ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ में बिहार को डिवाइड करती है। तो यहाँ पे एक हो जाएगा नॉर्थ बिहार, एक हो जाएगा साउथ बिहार। इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है यहाँ पे। तो प्लेन्स को 2 भाग में बांट दिया, एक हो गया नॉर्थ गंगा का मैदान, एक हो गया आपको पहला ये हो गया, दूसरा दक्षिण गंगा का मैदान। तो नॉर्थ गंगाज प्लेन एंड साउथ गंगाज प्लेन। अगर हम लोग उत्तरी गंगा के मैदान की बात करें तो गंगा नदी के ऊपर उत्तर में नेपाल सीमा तक, मतलब अगर गंगा नदी की बात करें और नेपाल के सीमा तक हम ऐसे मूव करें तो आपको ये देखने को इसका विस्तार मिलेगा। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है, अगर हम लोग इस मैदान की बात करें, ठीक है, तो उसका ढाल कैसे दिखेगा आपको, नॉर्थ से साउथ में दिखेगा। जब भी कोई रिवर अगर सॉइल को दूरी तक बनाती है, मतलब जो भाबर और खादर का फॉर्मेशन होता है, भाबर जो होता है वो ओल्डर एल्यूवियल होता है, खादर जो होता है वो न्यूअर एल्यूवियल होता है। तो जैसे जैसे सॉइल को पीछे की ओर धकेलेगी ना, तो इधर इनका जो
इंक्लिनेशन होगा, ऊपर हाइट बन जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो अगर हम लोग उत्तरी गंगा का मैदान की बात करें तो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ इसका ढाल ज़्यादा बनता है। ठीक है, आपको रिवर के फ्लो से ही पता चल जाएगा कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो मैदानी भाग होगा वो 3 दोआबों में बांटा जाता है। दोआब कहते हैं 2 रिवर के बीच के प्लेन एरिया को, जो काफ़ी फर्टाइल लैंड होता है। दोआब जो होता है वो काफ़ी फर्टाइल होने के साथ साथ वहाँ पे इकोसिस्टम बहुत ही अच्छा नेचुरली इनग्रेव्ड होता है। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उनको ऑर्गेनिक सिस्टम मिलता है, जहाँ पे लोग ईजिली बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्पेसीज़ वहाँ पे ब्रीड कर पाती है। अब यहाँ पे जो दोआब है, दोआब से तात्पर्य यह है कि 2 नदियों के बीच की भूमि, जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी। जो भी दोआब हैं क्षेत्र में वो अपने जलोढ़ मृदा मतलब एलुवियल सॉइल एवं उर्वरता के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। बहुत ज़्यादा हाईली फर्टाइल होंगे क्योंकि सॉइल रिवर खुद लेके आ रही है और बहुत ही ज़्यादा उसमें रिच मिनरल कंटेंट्स हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा उर्वरक हैं। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सा दोआब होगा। एक तो घाघरा गंडक दोआब हो जाएगा। घाघरा और गंडक रिवर के बीच की दोआब, हम लोग रिवर्स को पढ़ेंगे उसमें हम लोग इसको क्लियरली देखेंगे। आप अभी भी देख सकते हो गंडक कोशी का दोआब और कोशी महानंदा का दोआब। तो चलिए देखते हैं मैप पे। अब देखिए, अब आप खुद देखिएगा। देखिए घाघरा गंडक दोआब, जैसे ये गंडक रिवर हो गई और घाघरा रिवर हो गई। ठीक है, ये दोनों के बीच का जो एरिया हो गया घाघरा गंडक दोआब हो गया। इसी तरीके से मूव करते हैं, एक काम करते हैं, ये गंगा रिवर हो गई, ये रिवर गंगा हो गई और ये सोन नदी हो गई। अब इस दोनों के बीच के जो दोआब हो गए वो गंगा सोन दोआब हो गई। ठीक है, द लैंड एरिया विच इज़ इन बिटवीन द 2 रिवर इज़ नोन एज दोआब, एज सिंपल एज दैट। ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कोशी महानंदा दोआब की बात कर लेते हैं। ये आपको कौन कौन से रिवर के बीच में आएगी, कोशी रिवर और महानंदा रिवर। क्लियर है, तो आपको ये दोआब का तो बढ़िया से पता चल गया होगा अर्थ, तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स मूव फर्दर। तो ये हो गया आपको पहला उत्तरी गंगा का मैदान के पार्ट में। अब दक्षिणी गंगा का मैदान का पार्ट कर लेते हैं। गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण के पठारी पहाड़ी क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। ठीक है, उत्तरी गंगा मैदान की तुलना करें, अगर हम ऊपर नॉर्थ वाले गंगा की जो प्लेन्स थी उससे तुलना करें तो इसका आकार छोटा है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें, हालांकि मैंने उसको ऑब्स्ट्रक्ट इमेज बनाया है, लेकिन अगर हम लोग जिस तरीके से उसका एक्सपेंसन है उस पर अगर फोकस करके देखें तो इस तरीके से जा रखा है। तो नदर्न में जो प्लेन है ना वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सदर्न प्लेन। इस बात का ध्यान रखना है आपको। इसका जो निर्माण होता है गंगा के अतिरिक्त पठारी नदियों के निक्षेप से, हेल्प से होता है। इस क्षेत्र में 3 उपवर्गों में बांटा गया है, 3 स्पेस है। एक है आपको गंगा सोन दोआब, एक है मगध का मैदान और अंग का मैदान। अब मैं आपको फिर से मैप पे लेके चलता हूँ। देखिए, एक तो हो गया आपको मगध का दोआब, मगध का मैदान, एक हो गया अंग का मैदान। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। एक हो गया गंगा सोन दोआब। अच्छा, एक चीज़ मैं मेंशन कर देता हूँ, अगर हिंदी में कुछ त्रुटियाँ आएँ, कुछ गलतियाँ आएँ तो फिर आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो हिंदी है नहीं कम्प्लीटली। फिर भी मैं देखा कि कंटेंट इस बुक में काफ़ी अच्छा है तो मैं हिंदी को लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं थर्ड ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन बिहार का, वो है पठार। प्लेट्यू वाला रीजन हम लोग देखेंगे। पठार बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र है जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। तो बिहार की बात कर लेंगे अगर हम लोग, तो बिहार के मैप पे हम लोग एक बार मूव कर जाते हैं। तो ये जो साउथ वाला रीजन है जहाँ पे झारखंड का बाउंड्री टच कर रहा है वो वाले रीजन में पठार आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में 2 क्रम की चट्टानें अवस्थित हैं। 2 तरीके के चट्टान मिलते हैं, एक होते हैं धारवार रॉक्स, एक होते हैं विंध्यन रॉक्स। ठीक है, एक धारवार एक विंध्यन, वो मैं आपको मैप में शो कर दूंगा। अगर हम लोग धारवार रॉक्स की बात करें तो ये आपको मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, धारवार की बात कर रहा हूँ तो ठीक है, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया आदि में मिलेंगे। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, या फिर रहने दो, मैं बार बार टाइम वेस्ट होगा। चलिए, तो कौन कौन सा रीजन, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया। देखिए एक मैप तो अपने पास रखिए, उससे और आसान होगा इसको करने में। विंध्यन चट्टाने की बात करें तो कैमूर और रोहतास। तो देख लो, मैं आपको डायरेक्टली रफली मैप में दिखाता हूँ। ये वाला रीजन होगा विंध्यन और ये वाला रीजन अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो ये हो जाएगा आपको धारवार। क्लियर है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या मन कहा जाता है। देखिए आप बिहार से हैं तो आपको ये पता होना चाहिए चौर क्या होता है। आप कहीं भी जाइएगा तो पानी में हमेशा डूबा रहता है वो जगह, उसको चौर कहते हैं। वैसे जो जल में मग्न रहता है, ठीक है, उसको चौर या मन कहते हैं।
गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा कहते हैं। आपको ये भी आप बहुत सुनने को मिलता होगा, यहाँ पे बालू खनन, बालू माफिया बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। उत्तरी गंगा मैदान में कई मन चौर, जिसको चौर कहते हैं, गोखुर झीलें, मतलब ऑक्सबो लेक्स। अब मैं आपको बताता हूँ ये ऑक्सबो लेक फॉर्मेशन कैसे होता है। मान लीजिए एक रिवर आके ऐसे करके चली गई, धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम फ्रेम में क्या हुआ, ये और थोड़ा कर लीजिए, ये रिवर निकल गई, बाद में यही रिवर इस तरीके से फ्लो कर गई। लेकिन क्या हुआ, निकल तो गई, लेकिन ये पानी जब वो रिवर अपने आप को ट्रेस आउट की यहाँ से, तो कुछ छोटा सा ये हॉर्सशू शेप का एक लेक को छोड़ के चली गई, इसी को कहते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कंवरताल लेक एक ऑक्सबो लेक है, आपको पता होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कंवरताल लेक जो है वो किस रिवर के द्वारा बनाया गया ऑक्सबो लेक है। वैसे मैं इस पर डिस्कस करूँगा। अगर हम लोग बात करें दक्षिणी गंगा क्षेत्र में तटबंध में लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग साउथ गंगा वाले मैदान की बात करें तो वहाँ पे जो मिट्टी की ढेर की तरह रहती है, जो लोकेशंस बनते हैं उसको टाल कहा जाता है। जैसे आपने दियारा या ऊपर में चौर को देखा। अगर उत्तरी गंगा का मैदान की बात करें, बाढ़ की विभीषिका के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। नॉर्थ बिहार बाढ़ से बहुत ज़्यादा ग्रसित है, ये तो पता ही है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो धारवार, विंध्यान, टर्शरी, क्वाटरनरी जो रॉक्स पाए जाते हैं, ठीक है, उसका निर्माण काल वो कब बने थे, वो किस किस क्षेत्र में फैले हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं। पहले हम लोग बात करते हैं धारवार रॉक में। धारवार रॉक जो होता है वो इसकी एक्सपेंशन कहाँ कहाँ है, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर इत्यादि वाली जगहों पे। ये जो है वो प्री कैम्ब्रियन इराकी है। और एक चीज़ और आप समझिएगा कि ये आपको फिजिकल जियोग्राफी में बहुत क्लियरली देखने को मिलेगा। इसको मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। बिहार की सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र इसको कहते हैं क्योंकि ये प्री कैम्ब्रियन इराका है। अगर विंध्यन क्षेत्र की बात करें, मैंने मैप पे आपको ऑलरेडी दिखाया था, देख लो। इस रीजन में, ये वाले रीजन में विंध्यन आ जाएगा, ठीक है। तो विंध्यन जो क्षेत्र होता है, विंध्यन की बात कर लें तो कैमूर और रोहतास वाले रीजन में मिलेगा। ये प्री कैम्ब्रियन ये भी है, ये दूसरा प्राचीन चट्टान है, पहाड़ी है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलर देखने को मिलेगा सीमेंट उद्योग, ठीक है, लाइम, चूने का उद्योग, चूना पत्थर भी कहते हैं, इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। टर्शरी रॉक्स की बात कर लें, ये आपको पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलेगा, वेस्ट चंपारण में देखने को मिलेगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वेस्ट चंपारण में देखने को मिलेगा। सोमेश्वर पहाड़ी इसी पे स्थित है, ठीक है। और सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र है ये, न्यूअर पहाड़ी क्षेत्र है ये। और ये जो टर्शरी रॉक्स हैं वो प्लिस्टोसीन इरा के हैं, ये इसीलिए न्यूअर हैं। अब क्वाटरनरी रॉक्स की बात कर लेते हैं। ये गंगा के मैदान में मिलते हैं आपको। प्लिस्टोसीन एवं होलोसीन इसमें मिक्स होता है, मतलब ये जो मैक्सिमम मैदानी भाग है ना उस रीजन में मिलेंगे आपको, और कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो आपको ये याद होना चाहिए। आप एक काम करना, मैप पे शो कर लेना कहाँ पे क्या है। मैप पे शो कर लोगे तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा इसको याद करना कि कौन सा रॉक कहाँ कहाँ पाया जाता है। क्लियर है? आप अगर कहोगे तो मैं आपको बता भी सकता हूँ। देखिए, चलिए एक छोटा सा मैप के लिए जगह सर्च करते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं। अगर हम लोग बिहार को रफली देखते हैं, लेट से, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया वेस्ट चंपारण वाला रीजन, ये वाला। तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पे टर्शियरी रॉक्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको टर्शियरी रॉक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वेस्ट चंपारण वाला रीजन में मिल जाएगा। ये पूरा जो एरिया है, जो प्लेन्स है, मेजॉरिटी ऑफ द एरिया प्लेन्स है, वो आपको क्वाटरनरी सिस्टम को शो करता है, ठीक है। क्वाटरनरी रॉक्स को शो करेगा। क्लियर है? इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे धारवार रॉक्स की, ठीक है। थोड़ा मुझे पेन चेंज कर लेने दीजिए। हाँ, अगर हम लोग धारवार रॉक्स की बात करेंगे तो आपको लगभग यहाँ से यहाँ तक देखने को मिलेगा, ठीक है। और कुछ रीजन यहाँ भी देखने को मिलेगा धारवार, ठीक है। विंध्यन की बात कर लेंगे तो विंध्यन आपको ये वाले रीजन में देखने को मिलेगा। ये विंध्यन हो जाएगा, ये विंध्यन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये सारा सिस्टम है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बिहार की जलवायु को देख लेते हैं। किसी क्षेत्र में के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। नो नीड टू नो। बिहार की जलवायु जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय या मानसूनी है, मानसूनी जलवायु है। ठीक है। किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। बिहार में जलवायु को प्रभावित निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक, अब देखो कहीं की भी को जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी होती है, वो किसी न किसी क्षेत्र के किसी न किसी कंडीशंस की वजह से, टेम्परेचर, प्रेशर, इसकी वजह से वैरी करती है। लेकिन बिहार में आखिर ऐसा क्या है जिससे वो वैरी करती है? तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए, तो अगर बिहार की बात कर लें, उसके लोकेशंस को देखते हैं, तो सब ट्रॉपिकल रीजन टेम्परेट जोन में, मतलब उपोषण जोन में ये आपको देखने को मिलेगा। सब ट्रॉपिकल रीजन एक्सटेंडेड कहाँ से कहाँ तक होता है ये बस जान लेते हैं। यहाँ पे 23.5 डिग्री से लेके 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक होता है। ठीक है। बिहार जो है वो कॉन्टिनेंटल मानसून बहुत ज़्यादा आता है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट है यहाँ पे। ठीक है। अब इसका रीजन अक्षांशीय स्थिति, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से दूरी ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए इसका भी इफेक्ट पड़ता है। मानसून का प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है। उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति, अब देखो नॉर्थ में हिमालय खड़ा है तो कुछ भी टकरा के रिटर्न जो आता है, या फिर कोल्डर वेव सर्विया वाला वो इंटर नहीं कर पाता है। ये सारे बहुत सारे चीज़ें रीजंस हैं, और उच्चावच, ये सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है। बिहार के उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग के भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेताओं ने बिहार की जलवायु को अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया। अब जो इसकी लोकेशंस है उससे बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट आए, बहुत सारे डिफरेंट थ्योरीज दिए गए बिहार के क्लाइमेट के लिए। लेकिन आपको पता होगा कोपेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कोपेन के द्वारा दिया गया उसमें उत्तरी बिहार में, नॉर्थ बिहार में CWG है। देखिए, आप अगर चाहो तो इसको किस तरीके से निकालते हैं वो आप सीख सकते हो। आपने जो पढ़ा होगा बेसिक ज्योग्राफी फिजिकल, उसमें पढ़ा होगा, तो आप वहाँ से सीख लेना। यहाँ पे इसको पढ़ के ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ याद आपको ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये पूछता है। अगर हम लोग कोपेन के अकॉर्डिंग देखें तो नॉर्थ बिहार में CWG है, दक्षिण बिहार में, साउथ बिहार में AW है। ठीक है। अगर हम लोग त्रिवार्था के अकॉर्डिंग जाने तो नॉर्थ बिहार में CAW है, दक्षिण बिहार में AW है। ठीक है। अगर हम लोग थॉर्नवेट के अकॉर्डिंग जाने तो उत्तर पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र में, माइनर एरिया में CB-W है, एंड रेस्ट ऑफ द बिहार में CA-W है। ठीक है। इसको अगर आप पढ़ना चाहो तो हाफ आवर में पढ़ा सकता हूँ, अगर आपको ज़रूरत हो तो बताना, मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है। अब चलिए, बिहार में बेसिकली 3 ऋतुएं होती हैं। ठीक है। कौन कौन सी? एक तो ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, सूर्य, तो बिहार में ग्रीष्म ऋतु आपको पता होगा। टेम्परेचर में इंक्रीज होता है, तापमान में वृद्धि होता है, वायुदाब में कमी आता है, एयर प्रेशर में कमी आता है, प्रेशर में कमी आता है। मार्च से मध्य जून तक आपको ग्रीष्म ऋतु देखने को मिलेगा। ठीक है। बिहार की गर्मी तो आप झेल ही रखे होंगे। इस मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती हैं, जिसको लू कहते हैं। ठीक है। ये भी आपको पता होगा, बचपन से सुनते होगे, स्कूल जाते होगे तो। इस मौसम में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे गर्म स्थान, अब ये चीज़ आपको याद रखना है, सबसे गर्म भी स्थान गया है और सबसे ठंडा भी गया ही हो जाता है। तो अगर गर्मी की बात करें तो 47 डिग्री सेल्सियस तक रेंज कर जाता है गया का टेम्परेचर। ठीक है। मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो साइक्लोन होते हैं, उसके कारण वर्षा होती है, जिसे नॉर्वेस्टर कहते हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है। नॉर्वेस्टर कह लीजिए या काल वैसाखी कहते हैं। ठीक है। वर्षा ऋतु की बात कर लेते हैं, ये हो गया ग्रीष्म ऋतु। अब वर्षा ऋतु की बात करते हैं। जून मिड से लेके अक्टूबर मिड तक बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में हो जाता है। बिहार में जुलाई एवं अगस्त में अधिक वर्षा होती है। बिहार की औसत वर्षा की बात करें, एक MCQ क्वेश्चन यहाँ से बनता है, 112 सेंटीमीटर होती है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में 205 सेंटीमीटर होती है। किशनगंज की बात कर ले, अगर किशनगंज की बात आई है तो यहाँ पे आपको पाइन एप्पल, ठीक है, पाइन एप्पल की खेती होती है। टी की एकमात्र जगह जहाँ पे बिहार में खेती होती है वो है किशनगंज, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, और जिले का में तथा सबसे कम औसत वाला औरंगाबाद जो जिला है वो सबसे कम रेनफॉल वहाँ होता है, 101 सेंटीमीटर ओनली। ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है। चलिए, बिहार में दक्षिणी पश्चिमी मानसून में की
बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो साउथ वेस्ट मानसून से बहुत ही एक प्रोमिनेंट रीज़न है, एक वजह है। साउथ वेस्ट मानसून जो होता है, जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है, उसकी एक ब्रांच है, वहाँ उसकी वजह से सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है, नॉर्थ वाला बिहार, जिसके कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और दक्षिणी बिहार में कुछ भाग सूखा से प्रभावित होता है, इसलिए वहाँ पे ड्रॉट ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम लोग शीत ऋतु की बात करें, ठंडे की बात करें, तो इसका काल मिड अक्टूबर से लेकर फरवरी तक माह तक होता है। मानसून लौटने के साथ साथ बिहार में शीत ऋतु आरंभ हो जाती है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह सर्वाधिक ठंडक होता है। सर्वाधिक ठंडा जिला गया है, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर भी गया में ही है, और सबसे शीता जिला भी, शीत ऋतु भी जहाँ पे इफेक्ट करती है वो गया ही है। दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर में आने वाली शीतोष्ण चक्रवात, ठीक है, के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है। ये बात आपको दिसंबर जनवरी की बात हो रही है, और यह वर्षा रबी जो क्रॉप्स होते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। दिसंबर जनवरी के वक्त में जो भूमध्य सागर से जो चक्रवात आती है, उसके कारण जो पश्चिमी एवं मध्य बिहार में जो हल्की वर्षा होती है, उसमें रबी क्रॉप में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। ठीक है, ये हो गया क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ बिहार। अब हम लोग बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र देखते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर एग्रो क्लाइमेटिक जोन देखते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन यहाँ पे VVI मान के चलिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण, अगर हम लोग क्रॉप की क्लासिफिकेशन के आधार पे देखें तो कृषि जलवायु क्षेत्र में 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। दक्षिण बिहार के तीसरे वर्ग को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अब देखिए समझते हैं। जोन 1, जोन 2, जोन 3। जोन 3 जो साउथ बिहार का है उसको 2 भाग में बांटा गया है, जोन 3A, जोन 3B। ठीक है, अगर हम लोग क्लाइमेटिक कंडीशंस को एग्रीकल्चर की वे से देखें ना, तो पूरे के पूरे बिहार को इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, जो आपको इस डायग्राम में, इस मैप में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग मैप को एनालाइज करें तो जोन 1 ये हो गया। ठीक है, जोन 2 ये वाला रीजन हो गया, वाइट वाला रीजन। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसान रहे। हाँ देखिए, और ये क्वेश्चन पूछा है, बार बार पूछता है, इसीलिए जोन 1 ये हो गया। ये पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय वाला रीजन। ठीक है, जोन 2 की बात कर लेते हैं। जोन 2 में सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, ये वाला रीजन आता है। जोन 1 जोन 2 हो गया। अब जोन 3 की बात कर लेते हैं। जोन 3 को 2 भाग में बांटा गया है, जोन 3A एंड जोन 3B। सदर्न बिहार में जोन 3 आता है, उसमें जोन 3A, जोन 3B आता है। अगर हम जोन 3A की बात कर ले तो शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बांका एंड भागलपुर को इसमें कंसिडर किया जाता है। जोन 3B को देखें, ठीक है, तो इसमें गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, नवादा, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, पटना, भोजपुर वाला रीजन आता है। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनता है कि आखिर कौन से जोन में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं, ये आपको याद रखना है। कौन सी जोन कहाँ पड़ती है, किस जोन में कितने ज़्यादा, किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में कितने ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स पड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे टेबल के अकॉर्डिंग बता दिया गया है। इस बुक की सबसे ज़्यादा खासियत यही है। अगर हम लोग जोन 1 की बात करें, जोन 1 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें टोटल जिले 13 हैं। इसमें क्या क्या आता है मैंने ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी एक बार सुन लीजिए। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय। अब आपको देखो बोलोगे मुझे याद थोड़ी होगा, तो एक काम करना, मैप पे उसको मार्क कर लेना। मैप पे मार्क कैसे करना, एक पेन उठाना और उस तरीके से पूरी बाउंड्री क्रिएट कर देना कि ये जोन 1 जोन 2 है। 2-3 बार देखोगे याद हो जाएगा। ठीक है, जोन 2 में टोटल 8 जिले हैं। ठीक है, और कौन कौन सा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा। जोन 3 की बात कर लेते हैं तो जोन 3 में 3 के A वाले पार्ट में 6 जिले हैं, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय। जोन 3B की बात कर लेते हैं तो 11 जिले हैं, बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि आखिर ऐसा क्या, ऐसे ही जो एग्रो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन किया गया है वो क्यों किया गया है, वो इसलिए किया गया है क्योंकि जब भी आप एक तरीके का जो नेचर मैच कर रहा है ना, विशेषताएं मैच करेगा ना, किसी भी
डिस्ट्रिक्ट्स का, जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल कॉन्ट्रीब्यूशन, सैलिनिटी, बहुत सारी चीज़ें मैच कर रही हैं, जहाँ पे कृषि का पैटर्न मैच कर रहा है ना, उसको एक जगह कर दिया गया है। आसपास के रीजन्स में जिस तरीके से मिनरल्स अगर मेरे डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा मिल रहा है तो मेरे बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ ना कुछ मिलेगा, ये नेचर होता है, ठीक है। उस तरीके से क्लासीफाई किया गया है। तो देखिए आखिर जो कृषि जलवायु क्षेत्र को क्लासीफाई किया गया है, जोन 1 में जो रखा गया है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है, ठीक है, उसमें सबसे औसत वर्षा होती है 104 से 145 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ खादर मिट्टी की प्रधानता है, ठीक है, आपको पता है 2 तरीके का एल्यूवियल सॉइल होता है, बांगर एंड खादर, तो यहाँ खादर ज़्यादा मिलता है। अगर मुख्य फसल की बात करें जोन 1 में तो वो कौन कौन सा है, गन्ना, धान, गेहूँ, अरहर, मक्का इत्यादि, ठीक है, ये मुख्य फसल में जोन 1 में मिलेगा आपको। अगर इसी तरीके से हम जोन 2 की बात कर लें, या उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, आपको ऑलरेडी मैंने मैप पे दिखा दिया है, यह आपको किशनगंज वाले रीजन में मिल जाएगा। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 120 से 140 होती है, ठीक है, तो ये यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है। किशनगंज में बिहार में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। मुख्य फसलें क्या क्या है, अब जब बारिश ज़्यादा हो रहा है तो जूट हम लोग वो करेंगे, जूट की खेती में तो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, तो जूट होगा, धान होगा, चाय, मक्का इत्यादि होगा। अगर जोन 3 की बात कर ले तो इस क्षेत्र में औसत वर्षा 95 से 115 सेंटीमीटर होती है, कम होती है, तभी तो साउथ बिहार में फॉल करता है ये। यहाँ बांगर मिट्टी, मतलब जो ओल्डर एल्यूवियल्स है वो ज़्यादा मिलेगा, वो प्रधानता ज़्यादा होगी। मुख्य फसलें क्या क्या है, गेहूँ, दाल, अरहर, चना। आप एक चीज़ गौर करना, जिसको वैसे क्रॉप्स होंगे जिसको थोड़ा वाटर की ज़्यादा वो रिक्वायरमेंट नहीं होती, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बिहार के अपवाह तंत्र। अब बिहार की रिवर्स के बारे में समझते हैं। अगर हम लोग रिवर की बात करें, बिहार के अपवाह तंत्र की बात करें, तो माना जाता है कि बिहार जो है रिवर ड्रेनेज पैटर्न सिस्टम से एक बहुत ही समृद्ध राज्य, ठीक है, लेकिन बिहार की रिवर एक कर्स भी है बिहार के लिए, जैसे कोशी, ठीक है। यहाँ नदियाँ एवं उनकी सहायक नदियाँ का विस्तृत जाल है, रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरी, ठीक है। अपवाद तंत्र का आधार पर बिहार की नदियाँ को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, 2 भाग में बांटा गया है। अगर हम लोग ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो एक होता है हिमालय नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं, एक होता है पठारी नदियाँ जो प्लेट्यू पार्ट से निकलती हैं। अगर हिमालयन रिवर्स की बात करें तो वो सदानीरा एक वर्ड है जहाँ पेरेनियल रिवर होते हैं, जहाँ पे पूरा साल पानी होता है उसमें, ठीक है। तो वर्ष भर इसमें जल प्रवाह होते रहती हैं। और अगर पठारी रिवर्स की बात करें, प्लेट्यू रिवर्स की बात करें, तो ये वर्षा पे आधारित होती हैं, मतलब रेनफॉल पे डिपेंडेंट होंगी ये रिवर्स। अगर हम लोग हिमालयन रिवर की बात करें तो अगर बिहार का स्ट्रक्चर देखोगे आप, ठीक है, तो हिमालयन इस साइड में है, तो रिवर सिंपल है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होंगी। जो रिवर यहाँ से निकलेगा वो नॉर्थ से साउथ की तरफ ही फॉल करेगा, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद अगर हम लोग पठारी रिवर्स की बात करें जो झारखंड से फ्लो होकर आएगी, मान लो, या फिर एमपी वाले रीजन से, विंध्यन रेंज से, तो ये दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रवाहित करेंगे, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे। क्लियर है, ये तो बहुत ही बेसिक हो गया। अब देखिए हिमालयन रिवर्स की बात करें तो यह पूर्ववर्ती है, एंटीसीडेंट रिवर होता है, जो कि पुरानी होती हैं, जो हिमालय के फॉर्मेशन से पहले की रिवर हैं, और ये जो होती हैं। और दूसरी क्या है, अगर हम लोग पठारी रिवर की बात करें तो ये अनुवर्ती रिवर होती है, ठीक है। इसी तरीके से ये नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती है, तो जो हिमालयन रिवर्स है वो बड़े बड़े डेल्टा की फॉर्मेशन करती है। और अगर हम लोग पठारी नदियों की बात करें तो ये छोटे छोटे, बहुत बड़े डेल्टास की नहीं, छोटे डेल्टास की फॉर्मेशन करती हैं। अगर हिमालयन रिवर्स की बात करें तो वो पाथ को भी चेंज करेंगी। अच्छा, पाथ चेंज करने का सबसे बेसिक रीज़न क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक रिवर आ रहा है यहाँ से, ठीक है, तो वो अपने साथ सिल्ट लेके आएगा, जैसे इरोजनल डिपॉजिट्स लेके आएगा। जब वो लेके आएगा तो मान लो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को रख दिया, ठीक है। मैं कोसी की बात कर लेता हूँ। एक समय ऐसा हुआ यहाँ पे एक तरीके से हाइट बन गया बहुत ज़्यादा। जब वो रिवर फिर से आने लगा ना, कुछ सीजन्स में, कुछ टाइम के बाद उसकी जब स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हुई तो वो फेस किया कि यहाँ पे कुछ डिपॉजिटेड है, जो कि उनके द्वारा ही किया गया है। तो रिवर क्या करेगा, रिवर अपने कोर्स को चेंज कर देगा, इधर से फ्लो करने लगेगा, फिर कुछ समय यहाँ पे फ्लो करेगा, फिर यहाँ पे स्टोर करेगा, फिर वो यहाँ कर देगा, फिर कभी क्या होगा, ये प्लेन हो जाएगा तो ये इस साइड से निकल जाएगा। तो ये जो रिवर्स का जो डायरेक्शन है ना, रिवर्स का जो पाथ है, वो मार्ग जो है वो चेंज होते रहता है, और चेंज होते रहता है, इसीलिए तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है ना कोशी के फ्लड का। अगर हमें रिवर के डायरेक्शंस का पता चल जाए कि हाँ वो हमेशा इधर से ही फ्लो करती है, तो वी कैन डू समथिंग लाइक हम लोग उस पर डैम्स बना सकते हैं, हम लोग उसको लिंक कर सकते हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि नेक्स्ट जो सीज़न होगा फ्लड का, उसमें वो रिवर कहाँ से फ्लो करेगी, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है बिहार के
मतलब सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा फ्लड का, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग बात करें हिमालयन रिवर की, तो ये नदियाँ बाल्यावस्था में हैं। ठीक है, और अगर हम लोग डेल्टा पठारी रीजन्स की बात करें तो ये पौड अवस्था में चली गई हैं। ये मार्ग प्रवृत्ति एवं गोखुर झील मतलब ऑक्सबो लेक बनाती हैं। अगर हिमालयन रिवर्स की बात करें तो ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन करती है, लेकिन अगर हम लोग प्लेट्यू रिवर्स की बात करें तो वो एकदम सीधी स्ट्रेट गमन करने वाली नदियाँ हैं, बहुत ज़्यादा वो तिरछी नहीं चलती हैं। अगर हम लोग बात करें हिमालयन रिवर की, तो बहुत ज़्यादा जल को, वाटर को अपने में कंटेन करती हैं, इसके कारण बाढ़ का कारण बनती हैं ये रिवर्स। और अगर हम लोग प्लेट्यू रिवर की बात कर लें, पठारी नदियों की, तो इसमें क्या होता है, बाढ़ की कम संभावना होती है। अगर हम लोग हिमालयन रिवर की एग्जांपल्स की बात करें तो गंगा, गंडक, कोशी, महानंदा, बागमती। और अगर हम लोग पठारी रिवरों की बात करें तो सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे मूव करते हैं, मैप के सहारे भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गंगा की। गंगा निकलती कहाँ से है? तो गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है। और संगम इसका मुहाना कहाँ पे है? तो ये आपको बंगाल की खाड़ी है। मुहाना मतलब माउथ होता है रिवर का, जहाँ पे ये रिवर फॉल करेगी सी में। ठीक है, बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। ठीक है, तो देखिए गंगोत्री उत्तराखंड से, अब देखिए गंगा की बात हम लोग कर रहे हैं तो गंगा के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। फ्लो करने शुरू करेगी गंगोत्री से, एंड देन ये फाइनली बिहार में 445 किलोमीटर ट्रैवल करेंगी और फिर ये बंगाल की खाड़ी में फॉल कर जाएंगी। इसी तरीके से घाघरा रिवर की बात कर लें। घाघरा रिवर की जब हम लोग बात करते हैं तो ये उसकी उद्गम स्थल कहाँ पे है, कहाँ से निकलती है? तो ये तिब्बत के पहाड़ियों से निकलती है। और अगर हम इसकी मुहाना की बात करें तो गंगा में मिलती है सारण वाले एरिया में, गंगा में मिलती है सारण वाले एरिया में। और ये बिहार में इसकी लंबाई है 83 किलोमीटर। ठीक है, तो गंगा की हो गई। अब हम लोग घाघरा की बात कर लेते हैं। घाघरा, ठीक है, और ये यहाँ पे मिल जाएगी सारण वाले एरिया में। अब एक चीज़ हम लोग और समझते हैं, जो घाघरा रिवर है ना, वो एक नेचुरल बाउंड्री बना रही है। आप अगर देखोगे तो जो वैसे रिवर्स जो बाउंड्री बनाती है किसके साथ? यूपी के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, तो आपको घाघरा देखने को मिलेगा। घाघरा रिवर जो है वो देखिए आप ऐसे आ रही है, फिर ये नेचुरल बाउंड्री बना रही है किसके साथ? यूपी के साथ। तो एक घाघरा रिवर जो है वो नेचुरल बाउंड्री बनाती है। इसी के साथ हम लोग और देख लेते हैं, एक गंडक रिवर भी अगर हम लोग देखें, ये गंडक रिवर है, तो गंडक भी आप यहाँ से देखो ये नेचुरल बाउंड्री बना रही है यूपी के साथ। क्लियर है? तो गंडक भी नेचुरल रिवर बनाती है, घाघरा भी बनाती है। और एक कर्मनाशा रिवर है, वो भी कर्मनाशा रिवर भी बनाती है नेचुरल बाउंड्री विथ यूपी, एंड गंगा तो बनाती है। तो टोटल 4 रिवर्स हैं जो कि बाउंड्री बनाती हैं यूपी के साथ। कौन कौन सी हैं वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए तो देखिए ये एक तो सबसे पहला गंडक हो गया, मैं उसको मार्क भी कर दे रहा हूँ। गंडक यहाँ से बना रही है यूपी के साथ। क्लियर है? फिर घाघरा रिवर यहाँ पे बना रही है यूपी के साथ नेचुरल बाउंड्री, यूपी एंड बिहार का। फिर कर्मनाशा की आप देख लीजिए, यहाँ से कर्मनाशा रिवर बाउंड्री बना रहा है यूपी एंड बिहार का नेचुरल बाउंड्री। फिर गंगा रिवर बनाती है। तो ये 4 रिवर है, ये क्वेश्चन बनता है इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए गंडक की बात कर लेते हैं। तो इसका उद्गम स्थल आपको पता होगा नेपाल है। गंगा में ये सोनपुर में जाके मिल जाती हैं, गंगा में ये सोनपुर में जाके मिल जाती हैं। क्लियर है? एक मिनट, हाँ, सोनपुर में मिल जाती हैं। और इसकी जो लेंथ है बिहार में वो 260 किलोमीटर का है। अगर हम लोग बूढ़ी गंडक की बात करें तो ये सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती हैं, आपको पता होना चाहिए। गंडक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बूढ़ी गंडक की बात कर रहा हूँ। तो ये सोमेश्वर हिल से निकलती हैं। ठीक है, सोमेश्वर हिल से निकलने के बाद एक चीज़ याद रखिएगा, गंगा में ये मिलती हैं खगड़िया में, गंगा में मिलती हैं खगड़िया में। और ये टोटल डिस्टेंस कवर करती हैं बिहार में 320 किलोमीटर। ठीक है, तो हम लोग एक बार बूढ़ी गंडक को देखते हैं। बूढ़ी गंडक निकली और ये यहाँ से चल रही हैं। ठीक है, और ये मिलती हैं गंगा में, कहाँ पे? तो खगड़िया में। इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं गंडक और बूढ़ी गंडक में। ठीक है, गंडक की तो आप देख ही रहे हो ये पोजीशन, ये हाजीपुर में जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, सोनपुर वाले रीजन में जाके गंगा में मिलती हैं। 260 किलोमीटर इनका विड्थ है। गंडक की बात कर रहा हूँ। अब हम लोग बात करते हैं बागमती रिवर की। यह आपको महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती हैं और मिलती कहाँ पे हैं? डंप हो जाती हैं फाइनली कोशी में, और बिहार में 394 किलोमीटर डिस्टेंस को ये कवर करती हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी बागमती की को भी एक बार देख लेते हैं। बागमती रिवर की बात करें, देखिए बागमती यहाँ से निकली, महाभारत श्रेणी से फ्लो करते हुए आई और आकर के मिल गई, ये आकर के इसमें ही मिल गई। आखिर इनको मिलती कोसी में इनडायरेक्टली है, लेकिन कोसी ही माना जाता है। ठीक है, और इनकी जो टोटल लेंथ है बिहार में 394 किलोमीटर का है।
फिर कमला की देख लेते हैं। कमला महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, कोशी में ही फॉल करती है। कोशी की बात कर लें तो गोसाई स्थान से निकलती हैं जो कि नेपाल में है। गंगा में मिलती हैं कहाँ पे? कुर्शैला, एक कटिहार में एक जगह है कुर्शैला, वहाँ पे आकर के ये मिल जाती हैं। कोशी की बात मैं कर रहा हूँ अभी, आप देख सकते हो ये आकर के आपको गंगा में मिलती हैं सारी की सारी, ठीक है। और कहाँ पे? तो कटिहार वाले रीजन में। और टोटल जो डिस्टेंस होता है वो 260 किलोमीटर का ये, या फिर टोटल लेंथ कह सकते हो आप। महानंदा रिवर की बात कर ले तो ये अब देखिए यहाँ से ये सारा नेपाल तक हो गया। अब हम लोग बात करेंगे महानंदा रिवर की। महानंदा रिवर जो है वो वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले से निकलती है। दार्जिलिंग ज़िले की पहाड़ी से निकलती है, गंगा में फॉल करती है मालदा में। तो मालदा में कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। तो महानंदा जो है वो बिहार में कहीं भी मिक्स नहीं होती है। तो आप आके देख सकते हो मैप पे, देखिए यहाँ से निकलती है इस तरीके से, दार्जिलिंग से निकली और यहाँ पर आकर के इस तरीके से, और ये बाहर में जाके मिलती हैं। देखिए ये बिहार से बाहर चली गई हैं, मालदा में मिलती हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। इसी मेची और कोशी के इंटरलिंकिंग की बात चल रही थी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, कर्मनाशा रिवर को देख लेते हैं। अब हम लोग नीचे की तरफ आते हैं। नॉर्थ बिहार में जितने रिवर्स थे सारे हो गए, इस बात का ध्यान रखना है। अब हम लोग नीचे की तरफ आते हैं, पठार से रिवर निकलती हैं उसको समझते हैं, ठीक है। सोन जो है, सबसे पहले कर्मनाशा को समझ लेते हैं। कर्मनाशा भी यूपी के साथ नेचुरल बाउंड्री बनाती है बिहार की, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। कर्मनाशा के बारे में समझ लेते हैं। ये विंध्यन रेंज से निकलती है, गंगा में चौसा एक जगह है वहाँ पे आके मिल जाती है गंगा से, ठीक है। याद रखिएगा, चौसा एक जगह है वहाँ पे आकर के गंगा से मिल जाती है। फिर हम लोग सोन रिवर की बात कर लेते हैं। अमरकंटक हिल मध्य प्रदेश से निकलती है, ये तो आपको पता ही होगा अमरकंटक हिल कहाँ पे है, विंध्यन और अमरकंटक। यह आकर के गंगा में मिलती है दानापुर में, ठीक है। पुनपुन की बात कर लेते हैं। पुनपुन रिवर जो है वो झारखंड के पलामू से निकलती है, गंगा में फतुहा पे आके गंगा से मिल जाती है। फल्गु, इसको निरंजना भी कहते हैं, वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, पुनपुन नदी के साथ गंगा में मिक्स हो जाती है। अजय रिवर की बात कर ले तो ये जमुई से निकलती है और गंगा में पश्चिम बंगाल में मिलती है। ये याद रखिएगा, अजय जो है वो बिहार में नहीं मिलती, अजय जाकर के पश्चिम बंगाल में मिलती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सोन हो गया, पुनपुन हो गया, फल्गु हो गया, निरंजना हो गया और क्यूल एंड मोहना बच गया, ठीक है। अब देखिए क्यूल रिवर हजारीबाग झारखंड से निकलती है और गंगा में लखीसराय में मिल जाती है, ठीक है। सकरी रिवर की बात कर लेते हैं, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, क्यूल नदी के साथ गंगा में मिल जाती हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, रिवर जो बाउंड्री बनाती है यूपी के साथ वो घाघरा, गंडक, कर्मनाशा एंड गंगा है। सोन ज्वाइन करती है गंगा को दानापुर के पास। पटना कौन कौन सी नदी के कॉन्फ्लुएंस पे बसा हुआ शहर है? गंगा, सोन एंड गंडक। याद रखिएगा, पटना किस किस नदी के कॉन्फ्लुएंस पे बसा हुआ शहर है? वो आपको गंगा, सोन एंड गंडक। सोन एंड पुनपुन जो है, पुनपुन मिलती है फतुहा के पास गंगा से, सोन मिलती है दानापुर के साथ। ये आती है एमपी से और गंगा को ज्वाइन करती है। सोन और पुनपुन जो है वो एमपी से आती है, ठीक है। फल्गु, जिसको निरंजना भी कहते हैं, गौतम बुद्ध से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, आपको पता होगा इनके बारे में, ठीक है। अब देखिए मैंने इसके बारे में बहुत सारा डिटेल दे दिया, फिर भी इसको रीड कर देते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है टोटल पूरे इंडिया में, जिसमें बिहार में 445 किलोमीटर की लंबाई है। देवप्रयाग के अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। मैंने गंगा रिवर सिस्टम को वाया मैप बताया है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। देखो, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे चैनल से बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हो, और आप एक बार लेने की ट्राई करना हेल्प, आपको पता चलेगा कितना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। मैंने बिहार की एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप बिहार स्पेशल से चीज़ें आपको मिल जाएगी। मैंने आई दृष्टि की जो वन लाइनर्स या फिर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वाली बुक आती है, उसमें मैंने हिस्ट्री एंड बिहार की हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑलरेडी करा रखी है। इसी के साथ साथ मैंने बीपीएससी पीवाईक्यू को भी कम्प्लीटली सॉल्व कर रखा है। फिर अगर आप देखोगे घटना चक्र में 1905 से लेकर 1947 तक की एक आपको वीडियो मिल जाएगी। फिर इंडियन पॉलिटी की बात कर लें तो घटना चक्र आई दृष्टि की कंप्लीट पॉलिटी की एक 3.5 घंटे की वीडियो, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको पढ़ने का, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी अगर आप उसको खोजोगे तो। एनसीईआरटी सीरीज अभी चल रही है, स्टार्ट हुई है। स्पीडी मैंने ऑलरेडी करा रखी है 2023 की मई तक। उसके बाद घटना चक्र आई दृष्टि मई से मई तक आपको मिल जाएगी 2023 तक, ठीक है। तो आप देख सकते हो, फ़ायदा ले सकते हो उससे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें गंगा नदी बिहार में बक्सर में एक जगह है चौसा, वहाँ पे एंटर करती है
और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार के बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। भागलपुर से एग्जिट कर जाती है, मतलब चौसा बक्सर में चौसा में घुसती है और भागलपुर से एग्जिट कर जाती है बिहार से, ठीक है। इसके साथ साथ जब वो एग्जिट करती हैं तो लगभग 12 जिला से गुजरती हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिला में है। गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियाँ बिहार में गंगा से मिलती हैं, जबकि महानंदा, अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। क्लियर है, बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत ज़्यादा इसमें रेगुलेशन देने की ज़रूरत नहीं है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं और यह अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आप मुझे बताओगे बांग्लादेश में जब गंगा को पद्मा कहती है तो कहते हैं, तो ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं घाघरा नदी की। यह मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। बिहार के सिवान में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा से मिल जाती है। इसका अन्य नाम जो है वो सरयू है मैदानी भाग में। गोगरा, करनाली नेपाल में इसका और भी नेम्स है, किसका, घाघरा नदी का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिवर है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी। याद कीजिए, राप्ती, सेती, भेरी। मैंने इसको इसे याद किया था, RTPS रूरल टेलीकॉम, RT सर्विस बिहार, RTSB, राप्ती, फिर एक था आपको सेती, इस तरीके से भेरी था। तो ये हर चीज़ को आप कुछ ना कुछ मेमोनिक्स बना के याद कर सकते हो। तो अगर हम घाघरा रिवर के ट्रिब्यूटरी की बात करें तो राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, सेती, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं गंडक नदी के एक्सप्लेनेशंस पे। गंडक नदी को नारायणी कहते हैं मैदानी भाग में। सप्तगंडकी या सालिग्रामी नेपाल में कहते हैं। माना जाता है सालिग्राम का पत्थर यहाँ बहुत मिलता है, इसलिए इसको सालिग्रामी कहते हैं, ठीक है। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणी को पार करते समय गॉर्ज बनाती हैं। और बिहार में वैसालोटन, ये एग्ज़ाम में पूछता है या पूछेगा, वैसालोटन जो कि पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, काली गंडक, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक, ठीक है। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को सालिग्राम कहा जाता है, इसलिए इसको सालिग्रामी भी कहा जाता है। एज क्लियर एज दैट, गंडक नदी के बारे में हो गया। लेट्स मूव टू बूढ़ी गंडक, ठीक है। बूढ़ी गंडक पे आते हैं। सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिम चंपारण, वेस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती है, खगड़िया में मिलती है। इसका अन्य नाम अगर बूढ़ी गंडक को देखें तो सिकरहना। ऊपरी भाग में इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन से हैं, मशान, बालोर, त्यूर, धनौती, ये सारी हैं, ठीक है। देखो एग्ज़ाम में अगर उनको टफ करना है ना तो वो ट्रिब्यूटरी से पूछेंगे, तो आप पहले से तैयार रहो। सिलेबस तो लिमिटेड है यार, कुछ तो है ही नहीं, आप उसको बार बार ही पढ़ सकते हो। लेकिन इन चीज़ों पे अगर इंटर कर जाओगे ना, जैसे मैं बताता हूँ, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपने सोशलिस्ट पार्टी पढ़ी, ठीक है, उसकी फर्स्ट रो पढ़ ली कि हाँ ठीक है, सचिव ये थे, उसके VC ये थे, चेयरमैन ये थे। लेकिन अब उसके मेंबर्स कौन कौन थी, इसको भी अगर आप देख के जाते हो ना तो आप सेकंड लेयर की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अप्रोच रखना होगा तो आप अच्छा कर लोगे। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बागमती रिवर के बारे में। यह नेपाल की में हिमालय के महाराष्ट्र से निकलती है। यह बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है तथा अंत में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। पहले यह बूढ़ी गंडक से मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोशी नदी में मिल जाती है, ठीक है। इसीलिए किसी किसी बुक में कभी कभी रॉन्ग डिस्क्रिप्शन दिया रहता है। पहले बागमती जो रिवर है वो बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब क्या हो गया, कमला नदी से मिलकर कोशी नदी में मिल जाती है। इसकी अगर सहायक नदियों की बात करें, लालबकिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा, विष्णुमती, ये सब है। नेपाल में इस नदी के तट पे काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। बहुत ही अच्छी रिवर है बागमती नदी। फिर कोशी की बात करते हैं, सौरो ऑफ बिहार, ठीक है, सौरो ऑफ बिहार, ठीक है। यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्तकोशी कहा जाता है क्योंकि यह 7 धाराओं से मिलने से बनती है। कोशी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है तथा कुर्सेला कटिहार में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोशी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक, बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन है, अरुण, तमोर, लिखू, दूधकोशी, तामाकोशी, इंद्रावती, शूनकोशी इत्यादि है। लेट्स टॉक अबाउट महानंदा रिवर नाउ। अगर महानंदा रिवर की बात करें तो यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से पहाड़ी से निकलकर
किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार होते हुए मालदा, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिलती है। यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। ठीक है, क्लियर है। इसकी सहायक नदियाँ पेनौर, नागर, बालासर, मेची है, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कर्मनाशा नदी की। इसकी हिस्टोरिकल टच भी है। अपवित्र नदी माना जाता है। इसकी उत्पत्ति विंध्यन पहाड़ी में होती है और यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हुई चौसा, बक्सर में गंगा में नदी मिलती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है। अब बात करते हैं सोन नदी की। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। मैकाल श्रेणी है, मैकाल हिल्स है, उसमें से अमरकंटक हिल है, उससे निकलती है। यह रोहतास बिहार एवं गढ़वा जिले, गढ़वा झारखंड में है, के बीच में बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर दानापुर में गंगा नदी में जा मिलती है। ठीक है। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी है। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछेगा ये। यमुना के बाद अगर गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी बोला जाए तो वो सोन रिवर है। ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल है। उत्तरी कोयल बहुत पूछता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है। सोन नदी पर डेहरी बांध जो रोहतास में है, इंद्रपुरी बैराज जो रोहतास में है, बाण सागर बांध मध्य प्रदेश स्थित है। सोन नदी पर बने नहरों ने रोहतास, भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बनाया है। ठीक है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सोन रिवर, उस पर जो नहर बना हुआ है रोहतास में, भोजपुर में, तो जो ड्राई जो प्लेन्स है उसमें राइस कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इसकी वजह से। अब बात करते हैं हम लोग पुनपुन रिवर के बारे में। झारखंड के पलामू जिले से छोटा नागपुर पठार से निकलती है। बिहार के कहाँ औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा नदी में जाके मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो मोरहर, मादर, दरघा आदि हैं। यह दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है। अब फल्गु के बारे में बात कर लेते हैं। यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन, जिसको निरंजना तथा मोहना नदियों से मिलने से बनती है और अंततः गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है, जो गंगा की उपनदी है। गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर, ये पूछता है एग्जाम में कि ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है आपको गया में। ठीक है। तो गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है, जहाँ पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री आते हैं। फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम जो गया जी, जिसको गया जी डैम कहते हैं, ठीक है, गया जी, इसको नीतीश कुमार ने इनॉग्रेट किया था। फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार की नदियाँ के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन कौन है वो देख लेते हैं। पटना नदी, गंगा नदी, शहर सोनपुर के पास गंडक नदी। ठीक है। मोकामा की बात कर ले, गंगा नदी के किनारे है। मुंगेर गंगा नदी के किनारे है। भागलपुर गंगा नदी के किनारे है। बक्सर गंगा नदी, छपरा घाघरा नदी, हाजीपुर गंडक नदी। कुछ याद करने की जरूरत नहीं, आप मैप अगर ध्यान रख रहे हो तो ये सब कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक, खगड़िया बूढ़ी गंडक, समस्तीपुर बूढ़ी गंडक नदी, दरभंगा बागमती के पास है, गया फल्गु नदी। ठीक है। फतुहा, पुनपुन और गंगा नदी के पास है। ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ बिहार की नदी घाटी परियोजना को देखेंगे। ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं। ठीक है। जो भी रिवर के साथ प्रोजेक्ट्स बने हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हो गए या फिर कोई भी प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज़ कहने का ये मतलब होता है कि अगर प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट करके बनाएंगे, एक साथ 2-3 यूजेस में ले जाएंगे, तो उसको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहेंगे। ठीक है। अगर हम लोग जल प्रबंधन के उद्देश्य से बात करें तो बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाएं का निर्माण किया गया है। इस परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, फ्लड कंट्रोल, सिंचाई प्रबंधन, इरिगेशन मैनेजमेंट, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन के लिए यूज़ करते हैं इसको। अगर हम लोग बिहार में बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें 3 रिवर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंसी रखता है। सोन रिवर, गंडक नदी और कोसी नदी। सोन, गंडक और कोसी। अगर हम लोग सोन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की बात करें, सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में डेहरी एक जगह है रोहतास में किया गया था। डेहरी ऑन सोन कहते हैं इसको। यह बहुउद्देशीय नदी मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट जो है बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। डेहरी के बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें द्वारा किनारों से निकाली गई है। ठीक है। तो डेहरी में सोन नदी पर एक बांध बनाया गया, उसको 2 नहर वहाँ से निकाला गया है, जो कि इरिगेशन पर्पज़ से बहुत ज़्यादा यूज होता है। जो 2 नहर निकला है वो एक है पूर्वी नहर, एक है पश्चिमी सोन नहर। ठीक है। पूर्वी नहर, पश्चिमी सोन नहर। पूर्वी नहर की बात करें, इस नहर में अब देखिए 2 नहर निकला। अब दोनों नहर किसी किसी डिस्ट्रिक्ट्स को इरिगेशन में काम आएगा।
तो पूर्वी नहर जो निकला है, ईस्ट नहर, ईस्ट सोन नहर, वो औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई की जाती है उससे। अगर पश्चिमी सोन नहर की बात करें तो इससे रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर ज़िले में सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र मतलब हाइडल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भी बनाया गया है। हाइडल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट कहने का ये मतलब हुआ कि वाटर को एक हाइट से ले जाकर के फॉल करवाएंगे, कहाँ पे, तो टरबाइन पे। टरबाइन एक जनरेटर का एक शाफ्ट होता है जो कि रोटेट होगा, और जनरेटर को अगर हम मैकेनिकल स्पिंडल को रोटेट करवाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। ठीक है, तो इसका सेंटर कहाँ पे है, देहरी जल विद्युत केंद्र, जो कि 6.6 मेगावाट। मेगावाट क्या होता है, ये पावर की यूनिट है, इसकी स्ट्रेंथ होती है मैक्सिमम 6.6 मेगावाट वो क्रिएट करता है, जनरेट करता है वहाँ से। बारून जल विद्युत केंद्र जो 3.3 मेगावाट जनरेशन करता है, ये दोनों को स्थापित किया गया है वहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं गंडक से रिलेटेड जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं उसको। सोन वाला तो पता चल गया, सोन सबसे पुराना और इम्पॉर्टेंट है। गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसमें इंटीग्रेटेड एफर्ट है किसका, नेपाल का और भारत का। इसका लाभ कौन कौन लेता है, बिहार लेता है, उत्तर प्रदेश और नेपाल को मिलता है। ठीक है, गंडक परियोजना के लिए 1959 ईस्वी में नेपाल के साथ समझौता किया गया था। इस परियोजना का कार्य 1960 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगर हम इस परियोजना के अंतर्गत बात करें, भारत नेपाल सीमा पर भैंसालोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो डैम बनाया गया है। अब कहाँ पे बनाया गया है, तो भैंसालोटन के पास। ठीक है, अगर यह बैराज या बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम, ठीक है, पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर निकाली गई है। 2 नहर है, एक पूर्वी गंडक नहर है, एक पश्चिमी गंडक नहर है। ठीक है, अगर पूर्वी नहर की बात करें तो ये कहाँ कहाँ इससे इरिगेशंस होता है, तो ये तिरहुत, त्रिवेणी एंड दोन नहर के नाम से जाना जाता है। मतलब पूर्वी नहर जो है वो 3 भागों में बांटा गया है, जिसको तिरहुत, त्रिवेणी और दोन नहर के नाम जाना जाता है। अगर हम लोग तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर से पश्चिमी चंपारण से, इससे कौन कौन बेनिफिट लेता है, तिरहुत, त्रिवेणी और दोन नहर से, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिले सिंचाई के लिए यूज में आता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर नेपाल से निकलती है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इससे निकलने वाली सहायक नहरों से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, देवरिया एवं बिहार के सिवान, सारण में सिंचाई होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यूज़फुल है। ये तो हो गया इरिगेशनल यूज़। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बारे में। तो इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पे 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। इसी प्रकार का विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पे भी बना है। ठीक है, एक तो इरिगेशनल अप्रोच होगा, एक होगा आपको जनरेशनल अप्रोच। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कोसी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के बारे में। कोसी परियोजना भारत और नेपाल के संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई। यह परियोजना 1954 ईस्वी में लागू हुई। अगर इस परियोजना की बात करें तो हनुमान नगर बांध बनाया गया, कहाँ पे, तो नेपाल में। साथ साथ में जलाशय का भी निर्माण किया गया। यह परियोजना 1965 ईस्वी में पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया था। कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरें का निर्माण किया गया है। तो ठीक है, बेसिक वही चीज़ें हैं। पूर्वी कोसी नहर बनाया जाएगा, पश्चिमी कोसी नहर बनाया जाएगा। दोनों को बना के पूर्वी कोसी नहर से कौन कौन बेनिफिट होगा, किसको किसको बेनिफिट होगा, अररिया, सुपौल, पूर्णिया। ठीक है, पश्चिमी कोसी नहर की बात करेंगे, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, बेगूसराय को सिंचाई मिलता है। ठीक है, अब हम लोग वाटरफॉल की बात कर लेते हैं बिहार में, जलप्रपात की। जब नदी की ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। नो नीड टू थिंक अबाउट दिस। अब देखिए, बिहार के प्रमुख जलप्रपात के बारे में जानते हैं। जलप्रपात और किस जिले से बिलोंग करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि मुझे याद है काकोलत पूछता है, तेलहर कौन पूछा था, अगर आपको याद होगा 68 में आई थिंक। तो काकोलत जलप्रपात नवादा जिले में है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास, जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वाटरफॉल है। कर्मनासा जलप्रपात बक्सर में है। धुआं कुंड आपको पता होगा सासाराम रोहतास में है। मंजर कुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास में है। जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर में है। तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर हम लोग बात करें काकोलत जलप्रपात की तो यह नवादा में है। दुर्गावती जलप्रपात की
तो ये आपको रोहतास में है, जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। कर्मनासा जलप्रपात की बात करें तो बक्सर में है। धुआकुंड जलप्रपात की बात करें तो सासाराम रोहतास में है। इसी के साथ मांझरकुंड जलप्रपात की बात करें तो सासाराम रोहतास में है। जियारकुंड जलप्रपात की बात करें भोजपुर में है। तेलहरकुंड जलप्रपात कैमूर में है, ठीक है। अब हम लोग कुछ प्रमुख झीलें के बारे में देखते हैं, लेक्स को समझते हैं बिहार के। कांवर लेक आपको पता है रामसर साइट भी है, ठीक है। बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड यहाँ आते हैं। ये जिसका जो फॉर्मेशन है वो ऑक्सबो लेक से हुआ है, ऑक्सबो लेक है ये, तो बेगूसराय में है। गोगाबिल या घोगाबिल इसको भी पढ़ते हैं, ये कटिहार वाले रीजन में है, कटिहार में है। अगर कुशेश्वर स्थान झील की समझे तो दरभंगा में है, कुशेश्वर स्थान लेक जो है वो दरभंगा में है। घोरा कटोरा झील जो है वो राजगीर नालंदा वाले रीजन में है, ठीक है। अगर अनुपम झील की बात करें तो ये कैमूर में है। सिमरी झील की बात करें तो ये सहरसा में है। जगतपुर झील की बात करें तो ये भागलपुर में है, ठीक है। मोती झील की बात करें मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। सरैया मन, अब मोती झील मतलब आप मुजफ्फरपुर मत समझ लीजिएगा, याद रखिएगा मोतिहारी पूर्वी चंपारण वाली बात हो रही है। सरैया मन की बात करें तो बेतिया पश्चिम चंपारण वाले रीजन में है। पिपरा मन मोतिहारी पूर्वी चंपारण वाले रीजन में है। वीडियो को 102 बार सुन लीजिएगा, आपका कन्फर्मेशन है कि इससे क्वेश्चन जो भी आएगा बनेगा आपसे, ठीक है। अगर हम लोग बहुत सारे प्रमुख नहरें की बात करें बिहार में तो वो कौन कौन सी है देखते हैं। त्रिवेणी नहर, अभी अब जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था, त्रिवेणी नहर की बात कर लेते हैं। तो ये गंडक रिवर पे है। देखिए त्रिवेणी, तिरहुत या दोन, ये तीनों जो नहर है ना, इससे ये तीनों गंडक नदी पे ही है, तो ये बात ध्यान रखिएगा एक साथ, त्रिवेणी, तिरहुत और दोन, TTD। अब देखिए इससे जो बेनिफिट लेती है जो क्षेत्र है वो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म में आ जाएगा। अगर हम लोग पूर्वी कोसी की बात करें नहर की तो कोसी रिवर पे बनी है और ये इससे बेनिफिट लेने वाला जगह है अररिया, सुपौल और पूर्णिया। बिल्कुल आप कोसी का लोकेशन देखो, आपको खुद पता चल जाएगा वो कौन सा रीजन हो सकता है जो इससे बेनिफिट ले सकता है। पश्चिमी कोसी की बात कर लें, ठीक है, तो इससे कोसी रिवर से पे बनाया गया है। दरभंगा, मधुबनी, सुपौल वाला रीजन इससे बेनिफिट लेता है। राजपुर, अगर हम लोग नहर की बात कर लें तो कोसी पे बनी है। सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय से बेनिफिट लेता है। पूर्वी सोन की बात कर लेते हैं, सोन रिवर पे बनी है। औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया, अरवल इससे बेनिफिट लेता है। अगर इसी तरीके से हम पश्चिमी सोन की बात कर लें, सोन रिवर पे बनी है। रोहतास, भोजपुर, कैमूर और बक्सर वाली रीजन इससे बेनिफिट लेती है। ये सारी टेबल्स 1-2 बार सुन लोगे याद हो जाएगी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम लोग हॉट स्प्रिंग की बात करें, बिहार में हॉट स्प्रिंग्स की बात करें तो वो कौन कौन से हैं। देखिए ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसको मैंने मैप पे भी डोनेट करके बता दिया है, आप बिहार वाले प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हो। तो अगर हम लोग बिहार के प्रमुख गर्म जल कुंड को देखें तो राजगीर में ब्रह्मकुंड है, सप्तधारा है, मखदूम कुंड है, गोमुख कुंड है, सूर्य कुंड है, नानक कुंड है। और याद रखिएगा अगर ब्रह्मकुंड की बात करें हम तो ये बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है, ठीक है। तो जलकुंड की बात करें जो राजगीर में सिचुएटेड है, ब्रह्मकुंड, सप्तधारा, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड, ठीक है। इसमें जो सबसे ज़्यादा गर्म है वो है ब्रह्मकुंड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मुंगेर की। अगर मुंगेर की बात करते हैं तो वहाँ पे रामायण से जुड़े जितने चीज़ें, बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी मुंगेर में, जैसे लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, श्रीरांग सिंगार, ऋषि कुंड, पंचतर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध, भराड़ी कुंड, ठीक है। अगर अब बात करें गया में कौन सा है तो अग्निकुंड है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आप स्किप मत करना इसको। अब हम लोग बिहार में की मिट्टी की बात करते हैं, बिहार की सॉइल की क्लासिफिकेशन को समझते हैं। अगर हम लोग पृथ्वी के ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक, दैट इज ऑर्गेनिक, कार्बनिक और इनऑर्गेनिक मिश्रित कणों को मिट्टी कहते हैं। बेसिक चीज़ है, इसमें समझने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर सॉइल की फॉर्मेशन की बात करें तो चट्टान के टूटने फूटने तथा इसके भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप बनता है। केमिकल एंड फिजिकल चेंज से जो वेदर होता है, इरोजन होता है, उससे सॉइल बनता है। मृदा के निर्माण में स्थलाकृति, वर्षा, मॉइस्चर, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति, ये सब पार्ट लेती है सॉइल के फॉर्मेशन में। मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान, जिसको पेडोलॉजी कहते हैं। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। बिहार की बात कर ले, एक मैदानी राज्य है, प्लेन्स ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ लगभग 90% जो क्षेत्र है वो जलोढ़, अपोढ़, कछाड़ी मिट्टी पाई जाती है। एल्यूवियल सॉइल ज़्यादा मिलता है आपको यहाँ पे। बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार के निम्नलिखित रूप से विभाजित किया गया है। अगर उत्तर बिहार की मिट्टी की बात करें तो पर्वत पादीय मिट्टी आपको शुरू ऊपर वाले एरिया में मिल जाएगा, ठीक है। फिर तराई मिट्टी, फिर पुरानी जलोढ़ जिसको बांगर कहते हैं, ओल्डर एल्यूवियल, और नवीन जलोढ़ की बात कर ले, न्यूअर एल्यूवियल जिसको खादर कहते हैं।
पुरानी को बांगर कहेंगे और नई को खादर कहेंगे। अगर रिवर जा रही है, मान लीजिए ये ऐसे रिवर जा रही है, तो जो न्यूअर सिल्ट को या फिर सॉइल को अगर वो अपने बैंक के किनारे छोड़ती है तो वो न्यूअर एल्यूवियल है, वो न्यूअर एल्यूवियल है। और वही धीरे धीरे ये इसको पुश करके और दूर दूर कर दे, ठीक है, अपने से डिस्टेंस और दूर कर दे पुश कर करके, तो यहाँ जो सॉइल जमा हो रही है वो बांगर हो गई, ठीक है, जो कि ओल्डर एल्यूवियल हो गई। क्लियर है, बेसिक क्लासिफिकेशन है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझने की बात नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट जो साउथ बिहार की मिट्टियाँ हैं, टाल कहते हैं, कगारी, यहाँ भी होंगी पुरानी जलोढ़ और लाल पीली मिट्टी। पुरानी जलोढ़ जो ओल्डर एल्यूवियल यहाँ होती है उसको कराई केवाल कहते हैं, ये ध्यान रखना है। लोकल नेम्स है, इस पर बहुत ज़्यादा आपको रिसर्च नहीं करना, लेकिन हाँ नाम समझना है। जो ओल्डर एल्यूवियल मिलती है साउथ बिहार में उसको कराई केवाल कहते हैं, कराई केवाल मिट्टी, ठीक है। लाल पीली जो मिट्टी मिलती है उसको बलथर कहते हैं, जो लाल पीली मिट्टी मिलती है उसको बलथर मिट्टी कहते हैं। टाल मिलता है और कगाड़ी मिट्टी मिलता है, ठीक है। उत्तर बिहार की मिट्टियाँ पर्वत पादीय मिट्टियाँ, पेडमेंट सॉइल्स को कहते हैं, पहाड़ों के लेग्स के पास जो मिलती हैं। फिर तराई मिट्टी होती हैं, फिर पुरानी जलोढ़ और नवीन जलोढ़, दैट इज़ न्यूअर एल्यूवियल एंड ओल्डर एल्यूवियल। ओल्डर को बांगर कहते हैं, न्यूअर को खादर कहते हैं। दक्षिण बिहार की मिट्टी की बात कर ले तो टाल मिट्टी, कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ को कराइल केवाल कहते हैं और लाल पीली को बलथर मिट्टी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग उत्तर बिहार की मिट्टी को समझते हैं। अब बात करते हैं उत्तर बिहार की मिट्टी के। अगर हम लोग नॉर्थ बिहार की मिट्टी के बारे में बात करें तो उसका निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोशी, महानंदा और उसकी सहायक नदियों से हुआ है। उत्तर बिहार की मिट्टी में 4 उपवर्गों में बांटा गया है। 4 क्लासिफिकेशंस है। एक तो आपको पैडमेंट सॉइल है, जिसको पर्वत पादीय मिट्टी कहते हैं। वैसी मिट्टी जो पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग में के शुमेश्वर श्रेणी में के आसपास पाई जाती है। इस क्षेत्र में अधिक से अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है, मॉइस्चर्स काफ़ी होता है क्योंकि रेनफॉल ज़्यादा होता है, और यह अधिक उपजाऊ होती है, काफ़ी फर्टाइल भी होती है। यह मृदा जो होता है उसमें मुख्य धान एवं गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होता है। यह हो गया पाइडमेंट सॉइल और पर्वत पादीय मिट्टी। अब हम लोग टेराई सॉइल की बात करते हैं। टेराई मिट्टी, यह मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा पर पश्चिम में चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक, मतलब जैसे आप मान लीजिए ये बिहार हो गया, ठीक है, इसके टॉप पे देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैली होती है, ठीक है। इसका विड्थ जो होता है वो 5 से 7 किलोमीटर का ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। चौड़ी पट्टी में बैठती है। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकर और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है क्योंकि ये टेराइन्स वाले रीजन में पाई जाती है, तथा कई जगहों पर दलदली भूमि का भी विकास हुआ है। यह मिट्टी हल्के भूरे या पीले रंग की होती है। यह मिट्टी में धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें थर्ड ओल्डर एल्यूवियल की, इसको बांगर कहते हैं। यह मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया जो डिस्टेंस दूर वाला जो मिट्टी है एल्यूवियल सॉइल, उसी को पुरानी जलोढ़ कहते हैं। इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घाघरा गंडक दोआब में, बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में होता है। अगर इसकी विस्तार देखें हम लोग तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्र में ये पाया जाता है। अगर हम लोग बांगर सॉइल की बात करें तो चूना और पोटास की अधिकता पाई जाती है, इसमें ज़्यादा मिलता है, तथा फॉस्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है। फॉस्फोरस और नाइट्रोजन कम होता है, पोटास प्लस चूना लाइमस्टोन ज़्यादा होता है, ठीक है। इसकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है, ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से धान, गेहूँ, मक्का, तंबाकू, गन्ना उगाए जाते हैं, ठीक है। ये हम लोग बांगर और पुरानी जलोढ़ की बात कर रहे थे। अब हम लोग न्यूअर एल्यूवियल की बात करते हैं, खादर मिट्टी की। नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाया जाता है, हर साल इसको लाया जाता है, ठीक है। खादर मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी का विस्तार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोशी, महानंदा के निचली घाटी में होता है। बिल्कुल जो हर साल ला रही है वही जो आसपास के एरिया में उसमें ही नवीन जलोढ़ होता है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है तथा इसमें बालू एवं चिका, इसको क्ले कहते हैं, की प्रधानता होती है। बालू और सिलिका ज़्यादा मिलता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं जो सिलिका मिलता है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड वाले फॉर्म में मिलता है। अगर सिलिका की बात करें, इसी से सिलिकॉन चिप बनता है जो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, सिलिका भी वैसे सैंड में मिलता है, ये तो आपको पता ही होगा। इसको सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। अब हम लोग न्यूअर लेवल की बात करें, इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी अत्यधिक उर्वरक होता है, काफ़ी फर्टिलाइज़र होता है इसमें, मतलब काफ़ी फर्टाइल होता है ये सॉइल, ठीक है। इसमें पर्याप्त सिंचाई होने के बाद धान, गेहूँ, जूट, मक्का आदि पैदावार अच्छी होती है। अब हम लोग साउथ बिहार की मिट्टियों की बात कर लेते हैं। दक्षिण बिहार में मिट्टी का विस्तार गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य में है। मिट्टी की संरचना के आधार पर जब से रेड सॉइल भी इधर मिल जाएगा, येलो सॉइल भी मिल जाएगा, कि वाटर की थोड़ी डेफिशिएंसी होती है इधर, ठीक है। पहला हो गया टाल मिट्टी। अब टाल मिट्टी के बारे में समझ लेते हैं। टाल मिट्टी
निम्न भूमि का क्षेत्र होता है जो वर्षा ऋतु में जल प्लवावित करता रहता है। टाल मिट्टी का बात करें तो विस्तार गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर तक चौड़ी पट्टी होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये अपना बिहार हो गया मान लीजिए, ठीक है, ये गंगा रिवर गई। अब गंगा रिवर में यहाँ से मान लीजिए 8 से 10 किलोमीटर का पट्टी हो जाएगा नीचे की तरफ। हालांकि ये ज़्यादा हो जा रहा है बट फिर भी ध्यान रखिएगा, इतनी छोटी पट्टी को कह लीजिएगा, ये टाल हो जाता है। अगर टाल की बात करें, मोटे कणों वाली धूसर रंग की और भारी मिट्टी होती है। यह मिट्टी में रबी फसल, रबी क्रॉप्स अच्छी होती है। यहाँ पे दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है, ठीक है। अब हम लोग कगारी मिट्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है। गंगा नदी के दक्षिणी तट एवं सोन, फल्गु, पुनपुन, क्यूल नदियों के किनारों पे इस मिट्टी का विस्तार है। इसकी उर्वरा शक्ति जो होती है वो बहुत कमज़ोर होती है, कुछ कमज़ोर होती है, बहुत ज़्यादा वो नहीं होती है, फर्टाइल नहीं होती है, ठीक है। कगारी मिट्टी, यह मिट्टी मोटे अनाज कोर्स ग्रेन जो होता है, कोर्स ग्रेन के लिए ज़्यादा पॉपुलर होती है। सब्जी के उत्पादन के लिए भी अच्छी मानी जाती है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें क्या है? मक्का कोर्स ग्रेन है, ठीक है, मोटे अनाज वाला, सरसों, मिर्च आदि होता है। अब हम लोग बात करते हैं पुरानी जलोढ़ जो साउथ बिहार में मिलता है, ओल्डर एलिवियल्स जो कहते हैं, वो उसको वहाँ पे कराई केवल कहते हैं, कराई केवल मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक होता है। इस मिट्टी की जो पोटेंशियल होती है फर्टिलाइजिंग या फिर उर्वरा शक्ति वो अधिक होती है तथा इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है, तो वाटर जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होता है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा, पीला और हल्का होता है। अगर हम इस मिट्टी की बात करें तो इसमें जो उगाई जाने वाली फसलें होती हैं वो मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर, गेहूँ इत्यादि होता है, ठीक है। आप रीजनल वेरिएशंस को समझोगे, क्लाइमेट को समझोगे तो आराम से बता दोगे यहाँ पे क्या हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं रेड सॉइल की, रेड एंड येलो सॉइल जिसको बलथर कहते हैं। पश्चिम के कैमूर श्रेणी के निकट के पूर्व राजमहल की ऊँची चोटी भूमि के पास 8 से 15 किलोमीटर में ये पट्टी में फैली होती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें जमुई, मुंगेर, खड़गपुर पहाड़ी, बांका, नवादा, औरंगाबाद पठारी क्षेत्र में यह पाया जाता है। अगर इस मिट्टी की बात करें, इस मिट्टी में रेत एवं कंकर की बहुलता होती है एवं इसकी उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा फर्टाइल तो होगी नहीं। इस मिट्टी में जल संग्रहण की क्षमता भी कम होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम होती है, ठीक है। इसीलिए तो ड्रॉट ज़्यादा फेस करती है उस साइड का, इसीलिए वो उसकी जो फॉर्मेशन होती है, टेक्सचर होता है वो इस तरीके का होने लगता है। लौह तत्व आयरन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इस कारण वो लाल रंग की होती है, फेरस ऑक्साइड, तथा इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, एसिडिक होती है, एसिडिक होता है ये सॉइल। इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, कोर्स ग्रेन ही होगा क्योंकि पानी कम हो रहा है, मोटे अनाज यहाँ पे मिलेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। लाल बलुई मिट्टी कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू और लेटराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं, लेटराइट सॉइल जो होता है उसके भी कुछ अंश पाए जाते हैं। लाल बलुई मिट्टी की बात कर ले तो इसका मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाज में उपजाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपको सॉइल। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बिहार स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसकी 2 पेज मेरी खुद की हैंड रिटन नोट्स, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। आप 67 में देख लेना, 68 में देख लेना, कहीं से भी देख लेना। वो मैं बना के अपने टेलीग्राम चैनल IAS PCS सिंप्लीफाइड पे डाल रखा हूँ, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लो। आपको और कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 2 पेज में BSFR है, बिहार स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, 2 पेज में इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है, उसको बस पढ़ के चले जाओ। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ये बेट करता हूँ मैं। तो इसको मैं इससे नहीं बताने वाला हूँ, आप अगर चाहो तो रीड कर लेना, मैं इसको डाल दूँगा, ठीक है। फॉरेस्ट रिपोर्ट, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा दिया नहीं है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसकी आपको PDF तो मिल जाएगी, साथ में मैंने लेक्चर भी डाल रखा है तो वो भी आप देख सकते हो। सेंसस भी इसके अलावा डाल रखा है, आप उसको भी देख सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ देखेंगे और फॉरेस्ट रिपोर्ट को आप उस नोट से देखना, वो बहुत ही अच्छे वेल डिज़ाइन नोट्स है, उससे बाहर कहीं नहीं आने वाला है। 2 पेज का ही है, बहुत ज़्यादा मैं बर्डन देता नहीं हूँ चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि मैं सिंप्लीफाई करने पे ज़्यादा भरोसा रखता हूँ। अगर हम लोग बात करें वन्य एवं वन्य जीव की, बिहार में मानसूनी प्रदेश है, यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं, मानसूनल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इन पर्णपाती वनों को इसकी विशिष्टता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है आर्द्र पर्णपाती, एक होता है शुष्क ड्राई डेसिडियस, और एक होता है मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। चलिए अगर हम लोग बात करें, डेसिडियस कहने का यही मतलब हुआ कि वो साल भर में अपने लीव्स को भी सेट करते हैं, फिर उसके बाद फिर से न्यू लीव्स को ग्रो करते हैं, ठीक है। तो एक होता है ड्राई, एक होता है मॉइस्ट, ठीक है। अगर हम लोग मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करें तो ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्ष में
वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अगर रेनफॉल की बात करें एनुअल, तो कम से कम 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी, तभी यहाँ पे आपको मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे। बिहार में मॉइस्ट पर्णपाती वन कहाँ कहाँ मिलते हैं? किशनगंज, पश्चिमी चंपारण जो वाल्मीकि नगर वाला रीजन है, वेस्ट चंपारण वहाँ, तथा नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसो वनों में कौन कौन से ट्रीज़ मिलते हैं ये देख लेते हैं। साल, सेमल, जामुन, सागवान आदि वृक्ष मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन फलों में सवई घास, हाथी घास, नरकट, बेंत आदि झाड़ियाँ पाई जाती है। अगर हम लोग ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट की बात कर ले, शुष्क पर्णपाती वन की बात कर ले, या वैसे वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से कम होता है। यहाँ रेनफॉल में अगर हम बात करें तो उसकी लेस देन 120 सेंटीमीटर से कम बारिश होगा, वहाँ पे ये पाया जाएगा ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। बिहार के मैक्सिमम पार्ट में आपको यही देखने को मिलेगा। यह कहाँ मिलता है? कैमूर की पहाड़ियाँ, मुंगेर, जमुई, बांका वाले रीजन में आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि रेनफॉल कम होता है। इन वनों में शीशम, अमलतास, साल, खैरा, महुआ, प्लास, जामुन, बांस इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 वन्यजीवीय अभ्यारण्य हैं। ठीक है, नेशनल पार्क 1 है एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 12 है। ठीक है, अब देखिए अभ्यारण्य कौन कौन सा है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, इसको मैंने मैप के थ्रू ही पढ़ा रखा है, आप उसको देख सकते हो, वो ज़्यादा आसान होता है याद करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम लोग वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, वेस्ट चंपारण में है। इसकी विशेषता यह है कि यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इससे बिहार का सबसे घने वन पाए जाते हैं। भीम बांध पूछा गया है क्वेश्चन में एग्जाम में, एवं वन्य जीव अभ्यारण्य यह मुंगेर में है। 681 किलोमीटर स्क्वायर वाले एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पे आपको तेंदुआ, भालू, शुअर, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर हम बात करें गौतम बुद्ध पक्षी विहार की, तो यह गया में है। 259 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर हम लोग कांवर झील की बात कर ले, वेरी पॉपुलर कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये बेगूसराय में है। 63 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग में फैला है। साइबेरियन पक्षियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइग्रेट करके आती हैं। रामसर सूची में रामसर कन्वेंशन, रामसर एक सिटी है ईरान में, 1971 में आपको पता होगा यहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था, जिसमें एक डायरी बनाई गई जिसमें बहुत सारे क्लासिफिकेशंस किए गए वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, तो उसमें भी इसको डाला गया है। ठीक है, रामसर सूची में बिहार का एकमात्र आर्द्रभूमि क्षेत्र है ये। अब हम लोग बात करें कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य का, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का, तो ये रोहतास में है। देखिए आपको दिखेगा कैमूर, लेकिन है रोहतास में, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1784 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये। इसको भी बात चल रही है आगे और इसको नेशनल पार्क बनाने के लिए। अगर हम लोग नागी बांध, नागी और नकटी दोनों, नागी नकटी एक साथ पढ़िए, नागी बांध पक्षी विहार जो है वो जमुई में है। 1.92 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। सबसे छोटा अभ्यारण्य ये याद रखिएगा नागी। नकटी डैम की बात कर ले, नकटी डैम वन्यजीव अभ्यारण्य यह जमुई में है। 3.33 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, तो ये भी छोटा ही है। ठीक है, इस दोनों पे डैम भी है, इसलिए इसका नाम नागी नकटी डैम रखा गया था। नागी नकटी पक्षी विहार है ये। नागी जो है वो बर्ड सेंचुरी है, नकटी जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छी तरीके से पंत वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर ले तो यह नालंदा राजगीर वाले एरिया में है। 35.84 वर्ग किलोमीटर फैला है। अगर उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये पश्चिम चंपारण में मिल जाएगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। ठीक है, 8.87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसकी क्षेत्र याद रखने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिएगा कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। जैसे 1.92 वर्ग किलोमीटर वाला सबसे छोटा है नागी बांध पश्चिम बिहार। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य की, तो यह पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, यह फैला है आपको 880 वर्ग किलोमीटर वाले रेंज में। बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य इसके अंदर है, ये भी याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कुशेश्वर स्थान वन्यजीव अभ्यारण्य पक्षी भी और वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, ये दरभंगा में है। 291 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। साइबेरियन पक्षियों का यहाँ पे आश्रय स्थल है, ये माइग्रेटरी बर्ड होते हैं। ठीक है, साइबेरिया वाले रीजन से आते हैं। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य ये भागलपुर में है, 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक ये इसकी एक्सटेंशन है। भारत के पहले डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, डॉल्फिन अभ्यारण्य तो आपको पता चल गया। आपको बताना है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है। ठीक है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक है आपको बरेला सलीम अली पश्चिम अभ्यारण्य, तो ये वैशाली में है, तो पता ही होगा। ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है आसानी से। ठीक है,
चलिए अब देखिए, मैंने आपको बताया बिहार स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट एंड इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। वो मैं इतना बेट करता हूँ इससे अच्छी वीडियो है, मतलब इससे अच्छा कंटेंट मैं उसमें डाल रखा हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसको पढ़ाने का कोई वो नहीं बनता। अब चलते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे रखा है, उसको देख लेते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है पटना 153 एकड़ में फैला है। यह उद्यान गैंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है, ठीक है। गैंडा ब्रीडिंग के लिए सबसे बड़ा केंद्र है। जनवरी 2021 में बिहार में पहले राजकीय पक्षी उत्सव, जिसको कलरव कहते हैं, इसका आयोजन किया गया। नागीनट्टी पक्षी अभ्यारण्य में, आपको पता है नागीनट्टी कहाँ पे है, जमुई वाले रीजन में, जमुई में। राजगीर में जू सफारी की स्थापना की गई है। ग्लास ब्रिज भी आपको देखने को मिलेगा। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में, जो मैंने आपसे पूछा अभी, वो पटना में स्थित है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और गैंगेटिक डॉल्फिन जो है बहुत ही बिहार में आपको देखने को मिलेगा। बाघ गणना रिपोर्ट की बात करें 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या 31 है, ठीक है। अब बिहार में आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट इन बिहार की बात करते हैं। इसके साथ ही हम लोग ज्योग्राफी वाले पोर्शन को क्लोज करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग बिहार के डिजास्टर मैनेजमेंट में बिहार का क्या एफर्ट रहा है वो समझते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा एफर्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव वे से आपको समझना होगा किस तरीके से हम लोग उसको समझ सकते हैं। बिहार एक मैदानी एरिया है, यह आपको पता है, मैदानी राज्य है, जहाँ की मुख्य आपदा बाढ़ है। बाढ़ कोशी की वजह से बहुत ज़्यादा आती है। इसके अतिरिक्त बिहार में सूखा, ड्रॉट, भूकंप, अर्थक्वेक, चक्रवात एवं लू जैसी आपदाओं से भी पीड़ित होता है। याद कीजिए, अगर आप बचपन में याद होगा आपको, तो लू के कारण भी स्कूल में वैकेशंस होते थे, ठीक है। बाढ़ की बात करें, बिहार के 38 जिले में से 28 जिला बाढ़ प्रभावित होता है। इन 28 जिलों में 15 अत्यधिक बाढ़ प्रभावित है तथा 13 कम बाढ़ प्रभावित है। और नॉर्थ वाले एरिया में बिहार बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है बाढ़ से। बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव नॉर्थ बिहार में देखा जाता है। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भारत के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का 16.5% है। आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा वो सैड सिचुएशन है। बिहार का जो सबसे ज़्यादा जो है वो नॉर्थ बिहार बहुत फेस करता है, और बिहार का बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र है वो भारत का कुल 16.5% एरिया है जो बाढ़ग्रस्त है। समझ सकते हो, ये भी हमारे बिहार को पीछे कर रहा है। और क्या कर सकते हैं, नेचुरल कैलमिटीज़ हैं तो उसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अत्यधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जिला जो 15 है, ये याद रखिएगा, नंबर याद रखिएगा। लोकेशंस तो पता ही होगा कौन कौन है। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार। कम बाढ़ प्रभावित जिले 13 हैं। पश्चिम चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय, शेखपुरा, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा होता है, यहाँ कम होता है, लेकिन होता दोनों में है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? बिहार में वर्षा ऋतु के 2 माह से अत्यधिक वर्षा होती है। उत्तर बिहार की नदियाँ में वर्षा ऋतु से अत्यधिक जल प्रवाह होता है, जिसकी वजह से बाढ़ ज़्यादा आती है। बिहार में जल प्रबंधन का अभाव होना, ज़्यादा वाटर मैनेजमेंट नहीं है, वाटर को किस तरीके से मैनेज करेंगे वो भी यहाँ नहीं है, ठीक है। तटबंधों का टूटना तथा जल संग्रहण क्षेत्र में मानव का प्रसार आदि, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर हम लोग ड्रॉट की बात कर लेते हैं तो मानसून की अनिश्चितता, मतलब कब होगा ये पता नहीं होता है, तथा जल के अवैज्ञानिक दोहन, मतलब एक्सेसिव हम लोग उसको ड्रेन कर देते हैं, एक्सेसिव यूज कर ले रहे हैं। इसके कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। बिहार का लगभग 20% क्षेत्र जो है वो सूखे से प्रभावित होता है। एक तरफ बाढ़ आ रहा है, एक तरफ सूखा हो रहा है, ठीक है। सूखे से प्रभावित होने का कारण प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर, मुंगेर, सारा साउथ बिहार की तरफ। सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति जैसे टपक सिंचाई, ठीक है। टपक सिंचाई का मतलब कहते हैं ड्रिप फार्मिंग, ठीक है। अब ड्रिप इरिगेशन, इरिगेशन, इसमें क्या करते हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका ये रूट्स है, ठीक है, ये रूट्स है, और अगर हम लोग ड्रिप इरिगेशन की बात करें तो यहाँ पे एक पाइप लाते हैं, और इसकी जहाँ पे हमें पानी देना है ना, वहाँ पे हम लोग उसको नकल्स टाइप का बना देते हैं, और पानी यहाँ दिए तो सारा डायरेक्टली रूट्स पे जाएगा। अदरवाइज़ इसके लोकेलिटीज़ में, इसके प्रॉक्सिमिटीज़ में वो वाटर वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को टपक, और इसको आप कह सकते हो ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। चलिए, फवारा सिंचाई तथा आदि का प्रयोग एवं नहर निर्माण का कार्य किया जाता है, ठीक है। उसके बाद भूकंप से भी बिहार बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है। बिहार का भौगोलिक अगर हम लोग अवस्थिति देखें, हिमालय के समीप होने के कारण यह भूकंप की संभावना को जन्म देता है। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों को भूकंप की संभावना के आधार पर विभिन्न जोन, वैसे भी सेस्मिक जोन्स होते हैं, जैसे जोन 5, 4 एवं 3 में विभाजित किया जाता है। जोन जितना पीछे जाएगा उतना डेंजरस होता है।
जोन 5 की बात करें, जोन 5 वो होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रबलता होता है, इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा होता है, सिस्मिक वेव्स ज़्यादा उठते हैं। और सिस्मोग्राफ क्या होता है, वैसे इंस्ट्रूमेंट जो कि मेजर करता है अर्थक्वेक के इंटेंसिटी को, ठीक है। तो जोन 5 में सबसे ज़्यादा होता है। जोन 5 में कौन कौन से ज़िले फॉल करते हैं, तो वो ज़िले कौन कौन से हैं, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी। क्लियर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होने का चांस होता है जो हिमालयन के एरिया में नज़दीक पड़ते हैं। जोन 4 की बात कर लेते हैं, यहाँ पे मीडियम इंटेंसिटी के साथ आने की क्षमता होती है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, सिवान, शिवहर। अगर जोन 3 की बात करें, यहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी से यहाँ पे आने की क्षमता होती है गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर। क्लियर है। अब हम लोग साइक्लोन की बात कर लेते हैं। बिहार अगर भौगोलिक रूप से देखें तो समुद्र तटीय राज्य नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी तो है पास में। बंगाल की खाड़ी होने के कारण बिहार में चक्रवात, साइक्लोन जैसी आपदा में कभी कभार प्रभावित होता है। जैसे हुडहुड आया था उड़ीसा वाले पोर्ट पे, तो उसका भी इफेक्ट देखा जा रहा था बिहार में, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने के कारण होने वाला चक्रवात पश्चिम बंगाल, झारखंड से होकर बिहार के सीमावर्ती जिलों को प्रभावित करता है। चक्रवात में से मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी जिले जैसे किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया, ये सब ज़्यादा प्रभावित होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा उसको प्रभाव पड़ता है। चक्रवात में मूसलाधार वर्षा एवं तेज हवाओं के से जानमाल की क्षति होती है। अब एक होता है साइंडाई फ्रेमवर्क, आपको पता ही होगा, और बिहार उससे किस तरीके से लिंक्ड है। जापान में साइंडाई एक शहर है। मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए, आपदा से जो लॉस हो रहा है उसमें कमी लाने के लिए 3rd संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है, ठीक है, किया गया था। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम, डिजास्टर मैनेजमेंट की कमी लाने के लिए सात प्रमुख लक्ष्य को निर्धारित किया गया था। 7 मेजर एम को फिक्स किया गया था। भारत ने 1 जून 2016 को साइंडाई फ्रेमवर्क को अपनाया था। ये याद रखिएगा, 1 जून 2016 को भारत इसमें इंटर करता है। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने साइंडाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजना को लागू किया है, ठीक है। तो बिहार रिलेटेड टू साइंडाई एग्रीमेंट। तो ये हो गया आपको जियोग्राफी ऑफ बिहार बाय यूजिंग द एडिटोरिया पब्लिकेशन बुक। और इसको मैंने अलग तरीके से और भी जो एडिटिवली इन्फॉर्मेशन थे जो मैंने बना के रखे थे पहले से, मैं जो पढ़ रखा हूँ उसको मैंने डाला हूँ। फॉरेस्ट रिपोर्ट आप प्लीज़ जाके देखना, अगर आपको उसमें कुछ भी इशू लगेगा तो मुझे बताना। मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर क्वेश्चन कभी भी आया और ना कभी आएगा, ठीक है, वो देख सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री की बहुत सारी मेजर क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। फिर बिहार की एक प्लेलिस्ट बना रखा है। फिर आप स्पीडी पढ़ सकते हो, घटनाचक्र आई दृष्टि पढ़ सकते हो, घटनाचक्र की जनरल साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंप्लीट प्लेलिस्ट पढ़ी हुई वो पढ़ सकते हो। पॉलिटी में अगर आपको सॉल्यूशन पढ़ना है तो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मैंने जोड़ के पढ़ा रखा है, वो भी आप जाके देख सकते हो। और भी बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। अगर आपको लगता है मेरे चैनल से बेनिफिट हो रहा है, शेयर कीजिए इसको, और साथ में ही सब्सक्राइब करने में बोलता नहीं हूँ नॉर्मली, क्योंकि मुझे लगता है अगर जिनकी ज़रूरत होगी वो खुद आएंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर इसको आगे देखेंगे हम लोग। थैंक यू।